अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। तो नाजरीन, आगाज करेंगे खबर आपके साथ शेयर करने के लिए ये है कि कौमी असम्बली से मंजूर करदा पाकिस्तान रोयते हिलाल बिल 2022 की जो डिटेल्स हैं वो मंजर आम पर आ गई हैं और वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। रोयते हिलाल कमेटी बिल सदर के दस्तखत के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और इस नए बिल में सरकारी रोयते हिलाल कमेटी के अलावा जितनी भी निजी कमेटियां हैं चांद देखने पर अनवार पाबंदी आयद कर दी गई और खासा जुर्माना भी रखा गया। यूजुअली हम देखते हैं कि जब ईद होती है तो उससे एक दिन पहले हर सूबे से अलग अलग अनाउंसमेंट्स आ रही होती हैं और काफी जो एक कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो जाती है। ऐसे ये चांद देखने की जो शहादतें हैं वो हम देखते हैं कि बहुत लोगों की जानिब से पेश कर दी जाती हैं और मुल्क में 2-3 ईदें इस तरह से मनाई जाती हैं डिफरेंट दिनों पर। तो रोयते हिलाल कमेटी बिल की खिलाफ वर्जी करने वालों पर अब 5 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा और सरकारी ऐलान से पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चांद नजर आने की खबर दी गई तो उस पर भी अब पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी अगर की जाती है तो उस पर पेमरा मज़कूरा चैनल को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी कर सकता है। और इस बिल के मुताबिक मरकजी रोयते हिलाल कमेटी 16 अफराद पर मुश्तमिल होगी जिसमें तमाम ही मकातब फ़िक्र के उलमा मौजूद होंगे। साथ ही साथ जो ज़िले रोयते हिलाल कमेटी है वो डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में उसे चलाया जाएगा और ज़िले रोयते हिलाल कमेटी में भी तमाम ही मकातब फ़िक्र के उलमा की नुमाइंदगी होगी। बिल्कुल, जबकि हर सूबा अब ज़िले रोयते हिलाल कमेटी तश्कील देगा जो कि 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी और इसके अलावा इस्लामाबाद की कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी जिसमें चेयरपर्सन भी शामिल होंगे। वफाकी सूबाई और इस्लामाबाद की रोयते हिलाल कमेटियों की जो मुद्दत है वो 3 साल होगी और इस बिल के मुताबिक झूठी गवाही देने वाले पर भी 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना, यानी कि जो दोनों सजाएं हैं वो हो सकती है। लेकिन एक अच्छा जो ये फैसला हुआ है वो ये है कि अब पूरे मुल्क में एक ही बार ईद होगी और एक अनाउंसमेंट भी जो है वो एक ही होगी। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार, पीटीआई टूट फूट का शिकार। काफ लीग फवाद तरीन जरदारी खिलाड़ी तोड़ने में एक्टिव। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, IMF प्रोग्राम नामुकम्मल। नजम सेठी डट गए, ICC और भारत को साफ इनकार कर दिया। ये तमाम खबरें भी होंगी आज के शो का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और रुपोश साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये गिरफ्तारी ज़हूर इलाही रोड पर उस वक्त हुई है जब परवेज इलाही गाड़ियों के काफिले में छुप कर निकल रहे थे और एक गाड़ी में खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। जब पुलिस की जानिब से इस गाड़ी को रोका गया, इसकी तलाशी लेने की कोशिश की गई तो ड्राइवर की जानिब से दरवाजा नहीं खोला गया। फिर गाड़ी का शीशा तोड़ने पर चौधरी परवेज इलाही ने गिरफ्तारी दे दी। अच्छा, हम काफी ये जो एक पूरी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, एक प्रॉपर ड्रामेटिक सीन हुआ है। उससे पहले हम देख रहे थे कि काफी दिनों से जो ज़हूर इलाही रोड है वहां पर बैरियर्स लगे हुए थे, उसको बंद किया हुआ था, आम लोगों के लिए ये नहीं ओपन थी। बहरहाल ये गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। चौधरी साहब काफी दिनों से ज़हूर इलाही रोड पर ही रिपोर्ट थे, यही इतलात सामने है, मगर एंटी करप्शन के हाथ वो नहीं आ रहे थे। आज चौधरी परवेज इलाही को अब अदालत में भी पेश किया जाएगा, जबकि रात गए साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, ये भी एक बड़ी हैपनिंग हुई है। परवेज खटक साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK की सदारत छोड़ने का ऐलान कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कई दिनों से मुल्क में जो सियासी हालात हैं मैं उनको देख रहा हूँ। 9 मई के वाकयात की वो ये कह रहे हैं कि मैं पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। मुल्क का सियासी माहौल बहुत ज्यादा खराब है और इस माहौल में अभी चलना, अभी सियासत करना उन्हें मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो आइंदा का जो लायामल होगा वो दोस्तों से इस हवाले से मुशावरत करेंगे, अपनी पार्टी वर्कर से मुशावरत करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि अब उन्हें क्या करना है। तो दूसरी जानिब पुलिस ने एजाज चौधरी से भी पिस्तौल बरामद करने का दावा किया है और अब ये इंकशाफ भी सामने आया है कि हम्माद अजहर और असलम इकबाल ने 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतअद्दिद दफ़ा रब्ता किया था। फिर जहां PTI टूट फूट का शिकार है वहां हम देख रहे हैं काफ लीग, फवाद चौधरी, जहांगीर तरीन और आसिफ अली जरदारी सभी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं कि जितने भी बंदे तोड़े जा सकते हैं वो तोड़ लिए। ये बड़ी हैपनिंग हो रही है इस वक्त मुल्की सियासत में और आने वाले दिन भी काफी खासे इंपॉर्टेंट है। बहरहाल जहांगीर तरीन ने जहां KPK के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं जिसमें नई पार्टी बनाने के लिए सलाह मशवरा भी किया गया है, जबकि जल्द एक ग्रुप इजलास बुलाए जाने का इम्कान भी है। खैर, जहांगीर तरीन भी नई सियासी पार्टी के लिए इस वक्त रजिस्ट्रेशन करवाने में हम देख रहे हैं उसकी तैयारियों में मसरूफ हैं। उधर
काफली के जो रहनुमा हैं साबिक गवर्नर चौधरी सरवर के पास भी लोगों को देने के लिए इस वक्त कुछ ऑफर्स मौजूद हैं। अब ये ऑफर्स क्या हैं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फवाद चौधरी भी सियासत से पहले मंजरनामे से गायब हुए, फिर मंजरनामे पर अचानक यूं वो आए हैं, तो ये कुछ कंफ्यूजन है उनके हवाले से। बिल्कुल, तो असद उमर ने तो इस हवाले से जो फवाद चौधरी की सियासी सरगर्मियां हैं अपने आप को उनसे अलहदा कर लिया है, अलहदगी इख्तियार कर ली है। दूसरी जानिब पीटीआई से निकलने वालों का एक बड़ा सैलाबी रेला अब पीपल्स पार्टी की जानिब बढ़ने लगा है। तो साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पंजाब में बैठक लगाई हुई है जिसमें रहीम यार खान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर है, बहावल नगर है, मियाँ वाली है, उकाड़ा है और खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने अभी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तो इस हवाले से यूसुफ रजा गिलानी ये कह रहे हैं कि हर आदमी को केस टू केस देखा जाएगा, उसका सबका रिकॉर्ड देखा जाएगा, क्योंकि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात करते थे तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी अहम लीडरान हैं उनको चोर कहते थे, डाकू कहते थे, इस तरह के अलकाबात से पुकारते थे। तो वो अभी यूसुफ रजा गिलानी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज्यादा बातें की हैं उन्हें पार्टी में नहीं लिया जाएगा, यानी कि जिन्होंने कम बातें की हैं, कम मुखालफत की है, कोई लफ्जों का चुनाव उनका बेहतर था, तो शायद वो अब पीपल्स पार्टी में नजर आएंगे। तो इत्तेहादियों के साथ मिलकर ही इस पर भी एक मुत्तफिका लाया अमल होगा, फिर ही इन तमाम लोगों को क्लियरेंस मिलेगी पीपल्स पार्टी में आने। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक और अहम हैपनिंग है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ऑडियो लीक्स की तहकीकाती कमेटी ने अदम हाजिरी पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब के समन जारी कर दिए और अगली पेशी पर ना आने पर वारंट जारी करने का भी इंदिया दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल का पार्लिमानी रिकॉर्ड भी हासिल किया और ये वो रिकॉर्ड है नाजरीन जो कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को फराहम करने से इनकार किया था। अब इस पूरे मामले में दिलचस्पी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉर्ड कौमी असेंबली की वेबसाइट से हासिल किया है और अदालती इस्लाहाती बिल में चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। रिमार्क्स में उन्होंने कहा है कि हुकूमत को अदलिया के बारे में कानून साजी के लिए मुशावरत करनी चाहिए थी। ये जो पूरी एक हैपनिंग है पॉलिटिकल भी और अदालती भी, इस पर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन इन स्टूडियोज मौजूद हैं मेरे कानून मियां दाऊद साहब। बहुत शुक्रिया आपने मियां दाऊद साहब, आपने वक्त निकाला। एक बड़ी हैपनिंग हुई है, आगाज में वहां से करूंगी। परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया रिसेंटली, काफी दिनों से वो रोपोश भी थे ज़ोहर इलाही रोड पर, अब उनको अदालत में भी आज पेश किया जाएगा। इसके अलावा दीगर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है, फिर उनको रिहाई भी मिलती है, फिर गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो ये पूरा मामला जो है ये किस तरह से आप इसको देखते हैं कानून की रोशनी में? परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी तो उनके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात हैं एंटी करप्शन में और वो काफी अरसे से मुकदमात बहुत पुराने नहीं है। नहीं, ये भी ये रिसेंट। आप ये देखें कि जब परवेज इलाही साहब बने पंजाब के वज़ीर आला बने चंद दिनों के लिए, 2-4 महीनों के लिए, तो उन्होंने पंजाब के अंदर जो तरक्याती स्कीमों की मद के अंदर फंड्स की एलोकेशन की। वो आइन में जो एक तरक्याती फंड्स का प्रोसीजर है फंड्स की एलोकेशन का, उसको भी बाईपास किया और जो बाकी डेवलपमेंट रूल्स हैं, फाइनेंशियल रूल्स हैं, उनको भी वायलेट करके किया। और वो पूरे ओपन 4 माह उन्होंने जो है वो पंजाब के अंदर लूटमार की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त भी की गई एक इस सारी डेवलपमेंट पे खिलाफ, लेकिन वो उस वक्त हमारे मौजूद चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमरता बंदयाल साहब, उनको 184(3) के तहत या सोमोटो लेने के तहत बिल्कुल मतलब इमरान खान गिरफ्तार हो तो वो फौरी तौर के ऊपर हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ पंजाब का खजाना लूटा जा रहा था 4 माह और सबने लूटा, तो किसी ने कोई मतलब नहीं है। वो डेफिनेटली फिर अब वो दूसरी हुकूमत आई है, उसमें आप उस गवर्नमेंट के ऊपर आप कोई एलिगेशन लगा सकते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, लेकिन एक जो केस बिल्कुल सामने है 2+2 का कि ये बजट आपने मिसयूज किया और ये पैसे आपने सारे के सारे गुजरात में डाले, उनकी डिवीजन में डाले और ठेके एक घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर 3 महकमे जो है वो अप्रूवल दे देते थे। एक महकमा समरी अप्रूवल करता था 11:30 पे इनिशिएट करता था कि हमें गुजरात में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए 50 करोड़ चाहिए। 12 बजे जो है वो दूसरा महकमा जो है उसकी अप्रूवल दे देता था और 12:30 बजे पैसे रिलीज हो जाते। ये तो अच्छा नहीं, मुल्क की जो तरक्की के काम है बड़ी तेजी से। लेकिन वो सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब और उनके जो फ्रंटमैन, आपको पता ना ये इनको इमरान खान साहब क्या कहते थे, पंजाब के सबसे बड़े डाकू जी, तो वो उन्होंने साबित किया है 4 महीनों के अंदर। चेयरमैन पीटीआई के साथ एफिलिएशन होने के बावजूद ही सब कुछ हो रहा है, जिनका जो सबसे बड़ा नारा है या जो दावा है वो करप्शन खत्म करने का ही है। नहीं, वो करप्शन खत्म करने का तो उनका दावा और नारे ही है और वो सारी जिंदगी दावे और नारे ही रहे। उन्होंने अपनी सारी बातें वही की
जो दावा किया उसके खिलाफ काम किया, और जो उन्होंने हरकत या लूटमार करनी होती थी 10-15 दिन पहले उसका प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते थे। मसलन इनको 15-20 दिन के बाद अब फर्ज कर ले अगर गिरफ्तार किया जाना ना, तो उन्होंने 15-20 दिन पहले ही रोना शुरू कर देना कि हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, भाई आपकी हरकतें इस तरह की हैं तो आपको आपने गिरफ्तार ही होना। लेकिन दाऊद साहब, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं और पॉलिटिकल एफिलिएशन चेंज की हो रही हैं या करवाई जा रही हैं, उसको फिर आप किस तरह से देखें? ना करें ये पॉलिटिकल एफिलिएशन चेंज, ये डटकर खड़े हों, ये सियासी लोग हैं, ये नजरियाती लोग हैं, ये हकीकी आजादी लेने के लिए आए थे और इनको चाहिए कि ये हकीकी आजादी लेने के लिए डटकर मुकाबला करें अदालतों का। इन्होंने 9 और 10 मई के वाकयात तो हुए हैं ना, सबके सामने हुए हैं। जमान पार्क में पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं, वो सबके सामने हुए हैं हमले। ये नेल्सन मंडेला की तरह जेलें काटे, 15-15, 20-20 साल जेलों में रहे, कहें कि हम डट के इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अब ये जो है वो सारे ये अब अखलाकी तौर के ऊपर इसको ये कहना, मैं इस बात के खिलाफ हूं कि एक लोटा जो है ना एक सियासतदान वो दूसरी सियासी जमात में जाए, लेकिन खुद तहरीक इंसाफ की तो आप बुनियाद देखें ना, उसकी इस बात में एक भी बंदा ऐसा दिखा दें जो लोटा नहीं था। बाकी जो लेकिन यही कहा गया पीटीआई के जितने भी रहनुमा थे वो यही कहा गया कि सारे झूठे मुकदमात बनाए गए और इंतकामी कार्रवाई की गई है, और खान साहब पर भी जो सैकड़ों की तादाद में जो मुकदमात, वो ये उनका स्टांस है, उनके स्टेटमेंट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली तो जो वाकयात हुए हैं उनको अब स्टेटमेंट और स्टांस से कैसे खत्म कर दें? क्या कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला नहीं हुआ? क्या पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी साहब की ऑडियो सामने नहीं आई? क्या यास्मीन राशिद साहबा जो है वो लीड करती हुई कोर कमांडर हाउस तक नहीं गई? क्या मुराद सईद और वो जो जान अल्लाह को देने वाला फ्रॉडिया शहरियार अफरीदी पढ़ना कलमा और पाकिस्तान के अंदर देने हमला करने की, फसाद फैलाने की तरकीब देना, पढ़ने कलमे, और क्या उनकी वीडियो सामने नहीं आई? तो वो झूठा मुकदमा कैसे हो गया? आप अदालत में जाएं, जाके फेस करें, भागे क्यों फिर रहे हैं? झूठे मुकदमे फेस करें ना। ये मरियम नवाज साहबा ने फेस नहीं किए, जरदारी साहब ने फेस नहीं किए, फरयाल तारकुन साहबा ने फेस किए, सैकड़ों, और ये रोने लग पड़ते हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर। चीफ जस्टिस साहब जो है वो रोने लग पड़े। यहाँ पे तो खवातीन को सिर्फ रिमांड के ऊपर 2-2 माह रखा गया। ठीक है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट से तो अब सब कुछ चेंज नहीं हो सकता, 9 मई के वाकयात हम रिवर्स नहीं कर सकते, एविडेंस जो सामने है उसको बिल्कुल सामने है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ एविडेंस मौजूद हैं। अगर ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, कब हम लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, फिर इनको भी क्लीन चिट मिल रही है, ये भी नहीं मिलनी चाहिए थी। नहीं मिलनी चाहिए इनको क्लीन चिट। ये तो पाकिस्तान के निजाम की आप कह लें कि सबसे मायूस कुन और शफाक और भयानक चेहरा है। पाकिस्तान की बर्बादी की वजह ही ऐसे ये चंद आप पाकिस्तान की वसाइल के ऊपर काबज जो इशराफिया है और सियासी खानदान है, ये लोग हैं। ये पहले एक दफा एक की टाउटी करते हैं, अपने गले में पटा पहनते हैं उसको, और फिर दबा के जो है वो उसके नारे मारते हैं, फिर अगली दफा अगली जमात का पटा पहनते हैं, फिर उससे अब ये फवाद चौधरी साहब की मिसाल ले लें, तो हम सारे जानते हैं कि इस बंदे ने कुछ 4 जमातें, हर लीडर के बारे में ये ऐसे बोलते थे कि जैसे पता नहीं सुबह दोपहर शाम जो है ना खाना भी उनका, पीना भी उनका, और इनसे बड़ा मसीहा को नहीं, और हर दफा ये पार्टी बदल लेता है। और आप उनकी अखलाकी हिम्मत चेक करें कि मतलब बेशर्मी चेक करें कि फिर टीवी चैनल के आपके ऊपर आइन और कानून की और जमहूरियत की बालादस्ती की बराबर, तुम लोटे हो, पदाइशी लोटे हो, तुम्हारा क्या लेना देना जमहूरियत से? मामले की तरफ डिटेल्स में आपसे जानना चाहूंगी। एक तरफ तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब बाकायदा कानून बन चुका है, दूसरी जानिब ये अदालत में भी ज़ेरे समाअत है, तो क्या आप कहेंगे कि अब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे सकता है? कलअदम तो सुप्रीम कोर्ट हमारी मतलब माशाल्लाह से सुप्रीम कोर्ट साहब को पता है इस तरह की है, वो तो ये भी कलअदम दे सकती है कि पाकिस्तान 1947 में दुरुस्त तरीके से बढ़ाएंगे। और जैसे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर उन्होंने कह दिया ना कि गिरफ्तारी ठीक नहीं, मैं कल डर रहा था कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया तो ये ना हो कि कहीं चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब कह दें कि ये शलवार कमीज में गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, लिहाजा ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, आप वापस वहां पे लेके जाएं। अरे बात हम अगर आइडियल सिचुएशन में बात करें ना, जो मुहज़्ज़ब और आईनी मुहज़्ज़ब, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी कानून जो है वो कलअदम कर सकती है अगर वो आइन के बेसिक स्ट्रक्चर से के खिलाफ है और उसके जो फंडामेंटल फाउंडेशंस है उनके खिलाफ है। लेकिन देखना ये चाहिए कि जो असूल एक मर्तबा एक बिल के ऊपर या एक कानून के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो बाकी तमाम कानून के ऊपर भी स्ट्रक्चर क्या है, वो फंडामेंटल्स क्या है जिस पर इसको फिर किया जा सकता है कलअदम? वो सुप्रीम कोर्ट ने गुंजाइश ये ली 8 मेंबर बेंच ने कि ये अदलिया की आजादी जो है उसको छेड़ने की कोशिश की है। अच्छा, ये जज साहब, हमारे जज साहबान की प्रेजम्पशन है, मैं 10-15 साल से इस सिस्टम से वाबस्ता हूं कि आप जब भी उनको कहते हैं ना कि जज साहबान के सर आप दुरुस्त तरीके से काम करें, तो ये कहते हैं आप हमारी अदलिया की आजादी पे हमला कर दिया आपने। और आप कहते हैं कि ये 100 केसेस आपके सामने फिक्स हुए हैं आपने, तो आप उन 100 के ऊपर समाअत करें।
क्योंकि पूरे पाकिस्तान से, पूरे पंजाब से लोग 100 आए हैं, 100 में फिर 200 लोग आए हैं, दोनों फ्री कैन आए हैं ना, वो अपने मुकदमा, आप 15 मुकदमा करने के बाद कह देते हैं कि बाकी समाअत लिस्ट जो है कैंसिल, तो उन बेचारों का क्या कसूर है? अब उस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए हुकूमत अगर लेजिस्लेशन करे कि आप इस तरीके से इसको करें, लेजिस्लेट कर लें, आप मुकदमे ही 15 लगा लें, 15 लगाएं, 15 सुन लें, सही है, 25 लगाएं, 25 सुन लें, तो ये कहते हैं कि अदलिया की आजादी पे हमला हो गया। हालांकि अदलिया की आजादी पर मतलब हमले वाली बात ही कोई नहीं है। आपका चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है अभी मौजूदा कि वो आज खुद नोटिस ले सकते हैं, लेकिन ये बड़ी एक आप देखें ना, पाकिस्तान के ऊपर के लिए मजाक बनाया हुआ है जज साहबान ने। माजी में तो जो हमने देखा उसको नोटिस लिए गए वो भी बहुत अजीब से होते थे, बड़े अजीब से। आप देखें ना कि आप एक आज खुद नोटिस ले लें कि अतीका उडू साहबा से शराब की बोतल बरामद हुई, आपने आज खुद नोटिस ले लिया। यहाँ पंजाब में वजीर आला परवेज लाई साहब पूरा पंजाब लूट कर खा गए, चीजों से पाकिस्तान को कोई ख्याल नहीं आया। आप देखें कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने वो बलूचिस्तान वाला आज खुद नोटिस लिया, पाकिस्तान को पता नहीं कितने अरब डॉलर जो है उसका जुर्माना अदा करना है। तो और करना किसको पड़ा? मुझे, आपको और हुकूमत को उसकी करनी पड़ी, कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि आप अपने अख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए एक कानून, एक कमेटी बना ले, आपकी जजेस की कमेटी, उसके सरबराह भी चीफ जस्टिस साहब खुद हो, वो कमेटी फैसला करे कि क्या इस इशू के ऊपर आज खुद नोटिस लेना है कि नहीं। तो इसमें अदलिया की आजादी पर हमला, आप किसी भी बाशऊर इंसान से पूछ लें कि क्या ये अदलिया की आजादी पर हमला है, वो आपको जवाब देगा कि नहीं। लेकिन वो जज साहबान को चूंकि आदत पड़ गई हुई है कि आमराना तरीके से अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करने, वो छोड़ना नहीं चाहते। अहम मामला है ऑडियो लीक्स कमीशन वाला भी मामला, इस पर अदालत कह रही कि हुकूमत को हमसे मुशावरत करनी चाहिए। ऑडियो लीक्स कमीशन वाले ही कहते हैं कि अदालत ने हमारा मौकफ सुने बगैर ही हमें काम से रोक दी है। क्या कहते हैं आप इस पूरी सूरत हाल पर? अच्छा, ये ऑडियो लीक्स वाला मामला जो है ना, विद इन जुडिशरी ये कानूनी तौर पर कम है और अखलाकी तौर पर ऊपर ये ज्यादा इशू है। अच्छा, आपके खिलाफ एक मुकदमा हो, ठीक, आपके खिलाफ या आपके वालिद के खिलाफ एक मुकदमा हो, तो मैं आपको कहूं कि आप इसके ऊपर फैसला कर दें, तो आपका क्या फैसला होगा? फेवर में होगा, डेफिनेटली फेवर में होगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। तो ये ऑडियो लीक्स ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ये पिछले 6-7 महीने से क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस अराइज आउट हुआ, उसके पीछे एक इन्हीं जज साहबान की और बाकी जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आपस में गुफ्तगुएं चल रही थी और उनमें क्रश भी चल रहा था। उन गुफ्तगुओं की बुनियाद से ये सारी चीजें हुई और ये लिंगर ऑन हो रहा है। वो और आप देखें बाद के जो इक़्तिदामात है वो वैसे ही हुए हैं, जिसमें एक बड़ी मशहूर ऑडियो जो है वो चीजें से उमरता बंदियाल से मुबैना तौर के ऊपर वो बताया जाता है कि उनकी सास की फेयर कैसे होना चाहिए था, फिर क्या फेयर फिर किस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी इंडिपेंडेंट आप इसका फोरम बन गया। वो काजी फाजिसा साहब हैं, 2 जज साहबान हैं, उनके ऊपर आप नामों के ऊपर एतराज कर सकते हैं, इसको नहीं बनाना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन पहला एतराज तो यही है कि जो इखलाकियात हैं वो गलत हैं, किसी का फोन टैप नहीं होना चाहिए, और जो इतने सरकारी अहम ओहदों पर फाइज हैं उनका तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही इखलाकियात हमारे चीफ जस्टिस साहब को फैसला करते हुए भी तो देखनी चाहिए। आज से 15-20 साल पहले उन्होंने एक फैसला किया, और जो शायद हमजा पंजाब असेंबली वाला जो केस आया था 63 वाला, उसमें कह दिया कि वो उस वक्त जो वो मैंने फैसला कर रहे थे उस वक्त मैं शऊरी तौर पे हाजिर नहीं था, इसलिए वो मैंने फैसला गलत कर दिया था। तो तब आपकी अखलाकियत कहाँ चली जाती है? या तो आप सबके ऊपर अखलाकियत का लागू करें या आप किसी पे भी लागू ना करें। मेरी मर्जी की अखलाकियत हम मुझ पे लागू कर देते हैं। आप इस भैया आपके घर की खवातीन के गुफ्तगू की वजह से, इंस्ट्रक्शंस की वजह से आपके फैसले मुतासर हो रहे हैं, और उन फैसलों की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा मिल रहा है, बाकियों को नुकसान हो रहा है। तो उस चीज की इन्वेस्टिगेशन अखलाकियत फिर बीच में कहां पे रहेगी? वो यहाँ पे हमला करने जा रही हैं, खदीजा शाह साहबा और ये सारे लोग लीड करते फिर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये अखलाकियात है। या तो अखलाकियात आप अक्रॉस द बोर्ड लागू करें या बिल्कुल ना लागू करें। आपके अपने बच्चे पकड़े जा रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस का बेटा नजम साकिब, वो 1 करोड़ 20 लाख की डील करता पकड़ा जा रहा है। अच्छा, एक मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, हम ना बड़े कॉमन और आम से लोग हैं, आम कैटेगरी से रहने वाले। अब ये जो खास लोग हैं ना, ये अशराफिया, आप कभी पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, ना आगे देखेंगे ना माजी में है, कि ये जो 5-6-7% अशराफिया, बेसिकली मैं इसको माफिया कहता हूं, पाकिस्तान के वसाइल पे काबिज है, इनकी ये जितना मर्जी बड़ा जुर्म कर लें, इनका कभी एहतसाब नहीं होगा। कोई एक जज बता दें जो रंगे हाथों भी पकड़ा गया फिर भी उसका ट्रायल हुआ है, एक भी नहीं है, करप्शन की बुनियाद के ऊपर एक भी नहीं है। अभी आप रेफरेंस उठाकर दे, वो जो चल रहा है मिस्टर जस्टिस मजार नकवी साहब वाला, बिल्कुल क्लियर सबूत है
बिल्कुल क्लियर, उसमें कोई ऐसी मतलब बात है ही नहीं है कि आप कह सकते हैं। लेकिन उमर बदयाल साहब उसको हाथ नहीं लगाने दे रहे। क्या आपकी ये अखलाकियात है? आप एक करप्ट जज को अपने साथ बिठा के कह रहे हैं कि मैंने किसी को पैगाम देना चाह रहा था। जो दरख्वास्त गुजार है उनके इल्जाम गलत हो गए, आप वो इन्वेस्टिगेट करके कह दें कि ये मेरे जज के ऊपर झूठा इल्जाम लगा, मैं उसके साथ करूं। आप इन्वेस्टिगेशन होने से पहले कह रहे हैं कि नहीं ये मेरा अच्छा बच्चा है, क्योंकि ये मेरे साथ बैठ के मेरी मर्जी के साथ फैसलों के ऊपर। अभी हम देख रहे हैं कि ऑडियो लीक्स कमीशन ने काम रोक दिया है, मगर जो खुसूसी कमीशन है उसने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को भी तलब किया है और यही कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं आते तो फिर वारंट उनके निकाले जाएंगे। तो इस बुनियाद पर कुछ संजीदा मजीद चार्ज भी हो सकता है, होना चाहिए। देखिए, जो कमीशन एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में फॉर्मुलेट किया गया था, तो वो ऑर्डर उन्होंने सस्पेंड फरमा दिया सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान ने, तो वो काम नहीं कर सकता। लेकिन पार्लियामेंट में आइन का आर्टिकल 68 और 69 जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोसीडिंग को जो है वो अदालत जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकती, ना उसमें के अंदर मुदाखलत कर सकती। अब रज़ा रब्बानी साहब का कल का बड़ा स्टेटमेंट चल रहा है, वो बड़ा वाज़ेह है। अब वो फिर वही बात है कि पार्लियामेंट एक काम करना चाहती है, अदालत उसको कह देती है कि आप इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कहती है कि चलें आप अपनी मर्जी से काम कर लें, आप अपने जज साहबान से इंक्वायरी कहते हैं, कहते नहीं वो भी नहीं कर सकते। मैं किसी को तो इन्वेस्टिगेट करना है ना। आप रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ये पिछले 2017 के प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं। बेसिकली तो साकिब निसार साहब जो प्रोजेक्ट इमरान खान का 2017 से हिस्सा है। इन्होंने जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को मुंह पे स्याही लगाई है, और इनका जो दौर है ना 6-7 साल, वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में इससे ज्यादा शर्मनाक और भयानक दौर नहीं आया होगा। लोग जस्टिस मुनीर को भूल गए, मैं उसको कम गुनाह समझता हूं। उसने बुनियाद तो बेसिकली पाकिस्तान को बर्बाद करने की उन जज साहब ने ही रखी थी, लेकिन ये उसको काट गए हैं। अब नजम साकिब की इस ऑडियो की इन्वेस्टिगेशन होने में उनको मुमानत किया है। अगर वो सही हुआ, अगर वो सच्चा हुआ, तो वो बेगुनाह हो जाएगा। आप जिसने ऑडियो लीक्स की हैं, आप हुकूमत के खिलाफ डेफेमेशन का सूट फाइल कर दें, आप हरजाना ले लें हुकूमत की तरफ से, हुकूमत से। ये क्या बात हुई कि आप रंगे टिकटें बांटते हुए आपका प्रोजेक्ट था, तो आप जो है आप कह रहे हैं कि नहीं कि पार्लियामेंट पे पास इख्तियार पूरा है। हाँ, चंद जज साहबान जो हैं वो बदमाशी करते हुए पार्लियामेंट को ना चलने दें, वो एक अलग बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर कानून मियां दाऊद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी और पार्टी से इनखला का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और केपी से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर थे परवेज़ खटक, वो भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, सदारत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, परवेज़ इलाही को भी अभी अरेस्ट कर लिया गया है, मामला किस तरफ जाते देख रहे हैं? वो भी अब पीटीआई छोड़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, सियासत तो पाकिस्तान में बहुत ही परागंदा हो चुकी है। पिछले 1 साल से आप देखें कि जिस तरह मुल्क के सियासी हालात हैं, मौशी हालात हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ के जा रहे हैं उसमें शामिल भी होते जाए। जहांगीर तरीन की नई पार्टी बन रही है, लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये तमाशा तो आवाम ने बहुत देखा हुआ है ना। इस तरह की चीजें तो 2018 में देखा कि एक रंगीन किस्म का मफरल जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों को पहनाया जाता था। आज उसी टाइप का मफरल जो है पीपल्स पार्टी वाले लोग पहना रहे हैं। तो असल मसला आवाम का ये नहीं है। आवाम का इस वक्त मसला ये है कि वो अपने घर को किस तरह चलाए, अपनी 2 वक्त की रोटी किस तरह पूरी करे। आवाम तो बहुत ही जो है वो इन चीजों से तंग आ चुकी है कि जो सियासतदान एक दूसरे के साथ कर रहे हैं या मुल्की हालात को जिस नहज पे ले आए, या जो 9 मई का वाकया आया, ये पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली बातें तो नहीं है ना। सियासतदानों का तो काम ये है कि पाकिस्तान की तरक्की, उसके इस्तेहकाम के लिए काम करें, और जिन वोटर्स से वो वादे करके असेंबलियों में पहुंचते हैं उन वोटर्स को कुछ ना कुछ जो है वो सहूलतें फराहम करें। लोग ऐसे लोग मैं जानता हूं जिन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया है, अब हमने उनको काम पे लगा दिया। अंदाजा लगाएं कि लोग अपने बच्चों को एजुकेशन की बजाय उनसे काम करवाएंगे, 2 वक्त की रोटी अपनी पूरी करेंगे, तो मुल्क का हालात किस तरफ जाएंगे, माहौल किस तरफ जाएगा। तो ये पार्टियां बनाना, वही लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल करना, अरबों खरबों के करप्शन के केसेस आ रहे हैं।
फिर 6 महीने बाद जाके वो माफ हो जाएंगे, फिर दूसरी पार्टी अंदर होना शुरू हो जाएगी। तो ये तो कौम नहीं चाहती, ये तो अवाम नहीं चाहती। अवाम को इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है कि कौन पीटीआई छोड़ रहा है, कौन जहांगीर तरीन नई पार्टी बना रहा है। उन्हें जो है वो अपनी 2 वक्त की रोटी जो है वो उसका ज्यादा मसला है। अच्छा नसीम साहब, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अहम जो शख्सियात हैं पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं, और रिसेंटली अभी परवेज़ खटक साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, उन्होंने भी अलहदगी इख्तियार की। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से पीटीआई की जानिब से नवाजा गया परवेज़ खटक साहब को, वज़ीर दिफा भी रहे और फिर वज़ीर आला भी रहे केपीके के, और फिर उनके जो करीबी लोग थे उनको भी टिकटें दी गई। तो आप समझते हैं कि परवेज़ खटक साहब का इस तरीके से पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करना दुरुस्त आप समझते हैं, ठीक किया, सही डिसीजन था? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखिए बात यह है कि अगर 9 मई के वाकये को लेके वो शर्मिंदा है और उसके ऊपर उन्होंने ये बात कही है, तो फिर मेरे ख्याल से शायद थोड़ी ये दुरुस्त भी हो। लेकिन बात यह है कि लीडर हजरात, जब आप बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं, आप इनकलाब की बातें करते हैं, और जब वक्त आता है तो आपसे 2 मिनट जो है वो जेल नहीं काटी जाती। अगर हम मिसालें देखें जियाउल के दौर में पीपल्स पार्टी के लोगों ने बड़ी जेलें काटी हैं, बड़े कोड़े उन्होंने खाए और बड़ी एक मजबूती के साथ अपने स्टांस के ऊपर खड़े रहे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जेल काटी है। इसी तरह देखें कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, साद रफीक ने, शाहिद खान अब्बासी, तमाम लोगों ने जेलें काटी, उनके ऊपर भी सख्तियां हुई, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन जिस तरह पीटीआई वाले बुलंदोबांग दावे करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिस तरह वो रेत का ढेर साबित हुए, मेरे ख्याल से तो ये उन्होंने फवाद चौधरी बहुत दबंग रहे पीटीआई में, फवाद चौधरी सबसे ज्यादा दबंग रहे। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं, देखें ये तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बरीउज़ ज़िम्मा हो जाते हैं, लेकिन जिन नौजवानों की इन्होंने ज़हन खराब किए, जो नौजवान जो अच्छे इंजीनियर थे, कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में था, आपने लेडीज को देखा अच्छी फैमिली से थी, उनको वो जेल में इस वक्त सड़ रही हैं, वो जेल में इस वक्त बुरा वक्त काट रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि जिस तरह पिछले दिनों IG पंजाब या जो SP साहब है, उन्होंने कहा कि जी जेल के अंदर उनको बहुत सहूलियात हैं। देखिए जेल के अंदर तो किसी को नहीं नजर आ रहा कि क्या सहूलियात है, लेकिन सड़कों के ऊपर जो औरतों के साथ सलूक किया गया, बाल खींचे गए, उनको बुरी तरह तशद्दुद किया गया, वो तो खुली आंख से तमाम लोगों ने देखा। तो वो किस तरह ये समझ सकते हैं कि जब आप सबके सामने, कैमरे की आंख के सामने उनके साथ इस तरह ज्यादतियां कर रहे हैं, तो जेल के अंदर क्यों नहीं आप जो हमारी ख्वातीन है उनको तंग कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से हम सबको आवाज उठानी चाहिए कि जो भी ख्वातीन है उनको अच्छी फैसिलिटीज वहां पे दी जाए और उनको पूरा हक दिया जाए कि कानूनी तौर पे वो अपनी जंग लड़ सके। बात हो रही थी पीटीआई रहनुमाओं की, तो देखें कि वो तो माफी तलाफी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के जवान बच्चे इस वक्त जेलों के अंदर हैं, उनकी क्या हालत होगी। तो पीटीआई को बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसमें पीटीआई के जितने भी लीडरान हैं या पीटीआई चेयरमैन की बात करें तो वो तो डिसऑन कर चुके हैं तमाम लोगों को कि हमारा तो इनसे ताल्लुक ही नहीं है। देखिए अवाम जो है ना वो आजकल इतना आसान नहीं कोई भी चीज डिसऑन करने का। जो भी लीडर हजरात तकारीर करते थे, जिस तरह इश्तियाल अंगेजी होती थी, और ये तमाम मामलात हुए जब इमरान खान के घर के बाहर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करना चाहा था, और जमान पार्क में आपने देखा था कि किस तरह उनके कारकुनान ने पुलिस के साथ जो है मुकाबला किया था और उनको जमान पार्क में इमरान खान के घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया था। तो उस वक्त तो बड़ा उन तमाम को ऑन किया गया था और शाबाश दी गई थी और उनको पीटीआई के टाइगर्स बोला गया था। तो अब अगर कोई पीटीआई के कारकुनान थे जिन्होंने झंडे उठाए हुए थे, जिनसे गलती हुई है, जिन्होंने इतना बड़ा सानिया पाकिस्तान के अंदर कर दिया कि जो बुलाया नहीं जा सकता, खास तौर पे जो शहीद हैं उनके वालिदैन, उनके बच्चे, उनके लिए कितनी दुख की घड़ी है कि किस तरह से 9 मई को जो है उन शोहदा की यादगारों को जो है वो इन लोगों ने वहां पे हंगामा आराई की। तो ये तो सब सोचना पड़ेगा और ऐसी चीजें ऑन करनी पड़ती है। आप ऑन करें, लेकिन दलेरी के साथ ऑन करें और उसके लिए माजूद ख्वाह भी हो। और वहां पे मेरे ख्याल से तो कायद जो है तहरीक इंसाफ के, उनको वहां पे जाना भी चाहिए था और तमाम मामलात को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तेज रफ्तारी के साथ नसीम साहब हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है, कोई रहेगा खान साहब के साथ? किसी को देख रहे हैं आपके आखिरी दम तक कोई उनका साथ निभाए? क्योंकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत एक्टिव हैं, काफ लीग भी, जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से भी बात हो रही है, बड़ी तादाद में लोगों से राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं।
मेरे ख्याल से तो नहीं, जितने लोग छोड़ गए वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि खान साहब भी किसी को वापस लेने पे तैयार नहीं है इस वक्त। और जो बड़े स्टॉलवर्ड्स नाम है, फवाद चौधरी हैं, परवेज खट्टर के जो बड़े बड़े नाम है, उनको तो पार्टीज ले लेंगी। लेकिन मैंने देखा कि काफी पीटीआई के इस तरह के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जिन्हें कोई जानता नहीं है। तो अगर किसी के पास कोई इलेक्टेबल नहीं है या उसके पास वोट की ताकत नहीं है, उनके पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है, उसे तो कोई पार्टी नहीं लेगी। और दूसरी बात यह है कि पार्टी के अपने अंदर यानी कि पीपल्स पार्टी या नून लीग में तो पहले टिकट लेने वालों की लाइन लगी हुई है। उनके 2-2, 3-3 एक हल्के के ऊपर ऐसे लोग हैं जो कि बड़े पावरफुल है और जिन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं। तो मेरे ख्याल से जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत छोड़ने का ऐलान करें, उनको वाकई सियासत से किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो अवाम में भी जाएंगे शायद उनको अवाम में भी इतनी पजीराई ना मिले, क्योंकि अवाम में भी 9 मई के वाक़े को लेके बड़ा गम और गुस्सा है। ठीक है, पीटीआई चेयरमैन की एक नई स्टेटमेंट भी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को यही मशवरा देते दिखाई दे रहे हैं कि आज जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है कल इन दोनों जमातों के साथ भी होगा। वो कह रहे हैं ये कंफर्म होगा, क्योंकि कब एस्टैब्लिशमेंट प्लान ए से प्लान बी पर चली जाए किसी को पता नहीं चलता, बंद कमरों में फैसले होते हैं। तो आपको लगता है कि अभी भी खान साहब को उम्मीद है, कोई हाथ है उनके सर पे जो कि हालात बदल सकता है खान साहब की फेवर में? देखिए, पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने जैसे कहते हैं कि 2-2, 3-3 बारियां ली हैं, इसी तरह 2-2, 3-3 बारियां उनकी बुरे वक्त की भी आई हैं। पीपल्स पार्टी की जेलें आपने देखा कि पहले जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बाद जब ज़िया-उल-हक आए थे, एक वो दौर था बहुत टफ पीपल्स पार्टी के लिए। फिर नून लीग का जब दौर था उसमें भी आसिफ अली जरदारी ने जेल काटी, मुशर्रफ दौर में जेल काटी, इमरान खान के दौर में जेल काटी। तो वो लोग तो ये तमाम चीज़ें, तमाम मराइल से गुजर चुके। इसी तरह नवाज शरीफ की पार्टी भी 2 दफा इन मराइल में से गुजर चुकी है। मेरे ख्याल से अब सियासतदानों को बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह मिलके चलना है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है, आप उसे आंखें नहीं चुराना चाहते। अपना चेयरमैन पीटीआई को भी ये बात सोच लेनी चाहिए कि अफवाजे पाकिस्तान एक हकीकत है, और जिस तरह वो बैरूनी खतरात, बैरूनी साजिशों के साथ निमट रही है, कम से कम उनको अंदरूनी साजिशों में हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, उनको खुल के काम करना चाहिए, ताकि जो भारत की तरफ से हमें खतरात रहते हैं या दहशतगर्दी के ईरान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, वो बेहतर तौर पे पास ठीक है। बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार नसीम सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, कुछ बात करेंगे इस वक्त टेनिस की, जो कि अब पाकिस्तान में बहुत मकबूल हो चुका है। और पहले सिर्फ इस बड़े में खेल में से मशहूर थे, मगर अब जो छोटे बच्चे हैं वो भी नाम बना रहे हैं। और एक ऐसा नाम हमजा अली रिजवान का है जिन्होंने मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी नेशनल मुकाबलों में कामयाबी हासिल की है और जापान में होने वाला जो टूर्नामेंट है वो भी जीता है। बिल्कुल, और हमजा ने इतने मुकाबले जीते हैं कि अब उनका शुमार करना भी मुश्किल हो चुका है। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनसे बातें करते हैं। हमजा, वेलकम टू द शो। आपका फ़ख्र हैं, बहुत सारी कामयाबियां जो हैं वो आप समेट रहे हैं, तो अपनी अचीवमेंट्स को किस तरह से देखते हैं, वो भी इतनी छोटी उम्र में? जी, काफ़ी अच्छा फील करते हैं। अपने पेरेंट्स का भी बहुत थैंकफुल हैं कि वो मुझे इतने सपोर्ट करते हैं। मैं भी जब रिसेंटली जापान लेके गया, बाकी भी और कंट्रीज गए हैं काफ़ी, बहरीन जिस तरह उज़्बेकिस्तान, काफ़ी जगह गोल्ड जीता है। मैंने बहरीन में सिल्वर मेडल जीता था और नेपाल में भी पाकिस्तान के क्वालिफाई किया था कजाकिस्तान के लिए। काफी फकर की बात है। अभी जापान में रिसेंटली फाइनल जीत के आए हैं वहाँ पे डबल्स का। तो हमजा, क्या एज है आपकी? मेरी 13 इयर्स के हो, 13 साल के हो, स्कूल गोइंग भी हो। जी, पहली बार टेनिस कब प्ले किया? टेनिस कोई 7 इयर्स की एज में, 7 साल के हो गए तब प्ले किया होगा। इंटरेस्ट हुआ तब या अब्बा के जी बिल्कुल, पहले फादर ने शुरू कराई थी, तो बाद में जब जीते मेडल्स भी खुद ही शौक पड़ा, काफी अच्छा दिल करता खेलना। तो शौक के लिए खेलना शुरू किया या प्रोफेशनल बनने के लिए आगाज? नहीं, पहले तो मैंने ऐसे शौक के लिए खेलना शुरू किया था, तो बाद में बस फिर ट्रॉफी जीती तो फिर खुद शौक डाला, फिर प्रोफेशनल लेवल पे खेला। ठीक है, तो स्टडीज को फिर किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी हैं साथ साथ?
तो वो किस तरह से फिर मैनेज कर रहे हैं? जी मेरे ट्यूटर घर पे पढ़ाने आते हैं प्राइवेट ना। अच्छा। तो फिर उनसे स्टडीज करते हैं, उसके बाद फिर खुद से भी स्टडी करते हैं, तो फिर स्टडी क्या नाम है आप फिर टेनिस करते हैं। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादा जो फोकस है हमारे यहाँ पर वो क्रिकेट पर है, फैन फॉलोइंग भी है तो वो क्रिकेट की है। आपने बिल्कुल एक डिफरेंट स्पोर्ट चूज किया है जिसमें अब नाम तो लोग बहुत ज्यादा बना रहे हैं, छोटे बच्चे मेरा ख्याल अभी उस तरह से इसमें एक्टिव नहीं है, जो स्कूल्स में भी हम देखते हैं टेनिस को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता, उस तरह से नहीं खिलाया जाता। जी बिल्कुल, अब स्पोर्ट करेंगे स्पोर्ट को भी तो फिर काफी टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, मगर स्पॉन्सरशिप की बात है, कोई स्पॉन्सरशिप होगा तो फिर प्लेयर्स इसमें भी निकलेंगे बहुत। ठीक है। अभी जापान गए हैं, सारे मेरे फादर अपने पॉकेट से गए हैं, जहाँ भी गए हम अपने पैसे। अच्छा, जापान के टूर्नामेंट के हवाले से बताओ, वो आप विन करके आए हो, बड़ी बात है इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल इवेंट्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में कामयाबी समेट रहे हो। तो ये जापान का क्या इवेंट था, किस किसने इसमें शिरकत की हुई थी? जी अंडर 14 ये पूरे एशिया से प्लेयर्स खेलने आए थे इसमें, और काफी अच्छा लेवल टेनिस का, जापान का भी बहुत अच्छा लेवल था वहाँ पे। तो मैं अपने जापान के प्लेयर को भी रहा था, हमने सेमीफाइनल में हमने हांगकांग और सिंगापुर के प्लेयर को रहा था, और फाइनल में भी हमने थाईलैंड के प्लेयर को रहा था। अच्छा, तो फैमिली में आपके फादर ने अप्रोच किया किसी को? आप बता रहे हो कि जितने भी सारे फाइनेंसेस थे वो आपकी फैमिली ने, आपके फादर ने किए? जी मेरे फादर ने खुद ही किया, ये किसी ने भी सपोर्ट नहीं इस पे कोई भी किया, जहाँ भी गया बाकी कंट्रीज भी सारे फादर अपने पॉकेट से गए। ठीक है, एक तो ये है कि फाइनेंशियली बड़ा बर्डन होता है ऑब्वियसली आपको अगर ट्रैवल करना है, साथ ही साथ इसके लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, प्रैक्टिस बड़ी करनी पड़ती है, अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, आपको एक्सरसाइज भी प्रॉपर करनी है, तो उसको फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, फिटनेस बहुत जरूरी है इसके स्पोर्ट्स के लिए। सबसे पहले तो फिर सुबह पहले उठ के हम रनिंग करते हैं मोल्डन पार्क में, उसके बाद पे अपने कितनी रनिंग करते हो आप? रनिंग कोई 10 किलोमीटर भी कर लेते हैं। माय गॉड, सच अ इंस्पिरेशन, वाओ, बड़ी बात है। ठीक है। तो साथ में फिर उसके अलावा भी फिजिकल ट्रेनर आते हैं, उनसे फिटनेस की, अपनी टेनिस की ड्रिल्स वगैरह की, साथ में डाइट भी अपनी रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या खाना, क्या चेंजेस, क्या तब्दीली आई है डाइट में? मीट वगैरह हो गया बहुत जरूरी है वो, बाकी 10 किलो भागना है तो फिर उसके बाद एग्स वगैरह ब्रेकफास्ट में, बाकी मिल्क। टेनिस कोच कौन है आपके वहाँ पे, ट्रेनर कौन है आपके, उस्ताद कौन है आपके? ये मोहम्मद खालिद हैं, पाकिस्तान एक्स डेविस कपर हैं, वो काफी अच्छे कोच हैं, उनसे ट्रेनिंग करते हैं, और रिसेंटली भी एस अकेडमी में आया हूँ सामूलक की, उसमें क्या मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और उसमें फिजिकल ट्रेनर भी है क्या हमारे मोहम्मद अरशद साहब, उनसे फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। से मुलाकात हुई आपकी कभी वैसे? जी बिल्कुल, उनकी मैं इस एकेडमी में खेल रहा हूँ उनकी। अच्छा, ठीक है। तो अभी कौन से मुकाबले इन फ्यूचर आने वाले हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करेंगे? जी अभी ताजिकिस्तान में भी टूर्नामेंट आ रहा है, कैटेगरी है, तो टूर्नामेंट तो काफी है, अभी बस तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह उसके लिए। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए अब कोई आप गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहिए कि कुछ सपोर्ट करें आपको, या जो एकेडमीज बनी हुई हैं उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि जो हमारे प्लेयर्स हैं इंटरनेशनली जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो टेनिस एसोसिएशन या कोई टेनिस फेडरेशन यहाँ पर नहीं बनी हुई? जी फेडरेशन भी है, स्पोर्ट्स बोर्ड भी है, मगर अभी तक स्पोर्ट तो कोई भी नहीं है। स्पोर्ट करनी चाहिए ताकि प्लेयर्स बाहर जाएं तो फिर उनको फायदा भी होगा जाने। तो पक्का इरादा कर लिया अब इसी को एज अ प्रोफेशन लेके आगे चलना है? जी बिल्कुल। टेनिस स्टार, टेनिस प्लेयर ही बनना है, एसामुल हक की तरह ही बनना है, या उससे भी बड़ा नाम बनाना है? जी बिल्कुल, उन्हीं की तरह इंशाल्लाह। पाकिस्तान इंटरनेशनली कौन पसंद है, रॉजर फेडरर बनना है, राफेल नडाल बनना है? नोवाक जोकोविच इज माय फेवरेट प्लेयर। अच्छा, ठीक है, नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो कौन से ऐसे टेनिस के बड़े टूर्नामेंट हैं जो आपकी ख्वाहिश है कि आप वो जीतें, उनमें पार्टिसिपेट करें? जी ग्रैंड स्लैम, जूनियर ग्रैंड स्लैम, वो मेरा नेक्स्ट ईयर मेरे पास उसके लिए है, तो उसी की मैं अपनी कोशिश करूंगा फुल तैयारी कि मैं वो जाके नेक्स्ट ईयर जीतूं और क्वालीफाई करूं ग्रैंड स्लैम के लिए। ठीक है। तो स्टेमिना बिल्डअप करना, एक तो आपने कहा रनिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि टेनिस में आपको बहुत ज्यादा, आपको फास्ट भी रहना है, आपको मेंटल उसमें एक जो स्ट्रेटजी है वो भी बनानी होती है, उसके लिए क्या स्पेसिफिक जो प्रैक्टिस है? उसके लिए कोर्ट ट्रेनिंग में, जो कोर्ट में हम अपनी स्पिन्स वगैरह लगाते हैं, शॉर्ट स्पिन्स होगी ताकि अपने मूवमेंट फास्ट रहे, बाकी लेडर पे अपना वर्कआउट किया ताकि अपने स्टेप्स वगैरह वो आपके फास्ट रहें कोर्ट में। अच्छा, तो ये जो आप ट्रेनिंग का बता रहे हो, आप रनिंग का बता रहे हो, ये आपने कितना अर्ली स्टार्ट की थी? क्योंकि यू आर टू यंग, अभी आप भी बहुत कम उम्र हो, तो ये कब से प्रैक्टिस में हो? जी पहले तो बस कोर्ट में खेलते थे 2-3 इयर्स, उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग अपनी हार्ड की थोड़ी सी, तो फिर उसके वजह से क्या नाम है फिर जीते हैं। तो फैमिली में तो सब लोग बड़ा प्राउड फील करते होंगे, कजन्स या जो आपके नेबर्स हैं या जितने भी आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं, वो तो आपसे टेनिस के गुड लेते होंगे? जी बिल्कुल, बहुत प्राउड फील करते हैं। ठीक है। तो जो दोस्त हैं उनका कितना इंटरेस्ट है आपके टेनिस के स्पोर्ट्स में? जी बहुत खुश होते हैं, मैं देखते हैं, बड़ा मतलब खुशी मिलते हैं कि आप जीते हो, पाकिस्तान का नाम रोशन किया आपने,
ठीक है। अच्छा, तो जो बच्चे भी आपको देख रहे हैं आपकी एज के, आई एम श्योर कोई ना कोई बच्चा या पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे भी स्पोर्ट्स करें, कितना अर्ली स्टार्ट करवाना चाहिए या उनको क्या कहोगे, क्या मैसेज दोगे जो आपकी तरह इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स लाजमी शुरू करें, इससे ये आप काफ़ी चीज़ों से बच जाते हैं। लेट्स सपोज मोबाइल है, आप उससे बच जाएंगे। आप मतलब कोई ना कोई स्पोर्ट्स आप मैक्सिमम एज आप 7-8 में शुरू करा दें उसको, और फिर उसके ताकि फिर वो फिट भी रहे, फिटनेस भी रहेगी और साथ में आप हर चीज़ से बचे रहेंगे। ठीक है। और फिटनेस के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली हर स्पोर्ट में कोई ना कोई टेक्निक भी चाहिए होती है, तो इसमें कौन सी ऐसी टेक्निक हैं जो कि आप फिर अपने हरीफ को शिकस्त देना आपके लिए फिर बहुत आसान होता है? जी, टेक्निक यही है, आप अपने कोच से सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कुछ ना आपको चीज़ बताते हैं। और टेनिस में ये आपको मेंटली काफी स्ट्रांग होना पड़ता है। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं, फिजिकली स्ट्रांग है तो आपको कोई मसला नहीं है। कोई मैसेज, कोई पैगाम आप देना चाहोगे? यही है कि आप सबको सपोर्ट करें, कोई भी स्पोर्ट है, खाली क्रिकेट नहीं बाकी भी हैं, उनको सपोर्ट करें तो फिर प्लेयर इसमें बहुत बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी लाजमी सपोर्ट करना चाहिए। मुझे बताओ, सिर्फ टेनिस में इंटरेस्ट है, उसके अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट है? उसके अलावा मैं क्रिकेट जिस तरह हो गया, PSL वगैरह आ गया, वो मैचेस वगैरह देख लेते थे। खेलते भी हो? क्रिकेट थोड़ी थोड़ी कभी कभी खेली। वैसे फोन यूज करते हो, टिकटॉक वगैरह देखते हो, व्लॉग्स बनाते हो, कोई ऐसी चीज नहीं? यही मैसेज कर रहे हैं कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को ले जाएं तो फिर ये जो फोन है, ये जो टिकटॉक है, इससे वो दूरी खुद ही बन जाएगी। ठीक है। तो क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं कि हर बच्चा वो फोन में लगा हुआ है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एकेडमीज भी पाकिस्तान में कम हैं, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहां पर बच्चों को सिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल, एकेडमीज होनी चाहिए ताकि आप बच्चे बाहर जाएं, पार्क सॉन्ग्स कम से कम खेलें बाहर जाके, फोन वैसे बच्चे रहेंगे। बाकी ये अच्छा, हमारी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि जैसे कि आपने जिक्र किया, बड़े अच्छा पॉइंट आपने किया एकेडमीज और ये, लेकिन पेरेंट्स की इसमें जो पहली जिम्मेदारी है वो ये कि हम अपने बच्चों को आज के एरा में खासकर हमने इंडोर खेलों तक ही महदूद कर दिया है और फोन हमने उनको खुद थमा दिए हैं। बच्चों को जब हम आउटडोर एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलर करवाएंगे तो उनका जो इंटरेस्ट है वो दीगर स्पोर्ट्स में ऑटोमेटिकली वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच हमजा, आपने टाइम निकाला एंड बेस्ट विशेस टू यू। आपको बहुत सारी और कामयाबियां भी मिले। इसके साथ ही नाज़रीन बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन, साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे एक उस फ्रूट के हवाले से जो कि मौसम गर्मा में आता है, फलों का बादशाह उसे कहा जाता है, बहुत लोगों के पसंदीदा फ्रूट है। कुछ दिन पहले हमने इस पर एक प्रोग्राम भी किया था और हमने डिस्कस किया था कि कितनी मिकदार में खाना चाहिए, मॉडरेशन होनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। तो आज आम के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट, एक मैंगो पार्टी हो रही है और बड़ी ही खास जगह पर ये मैंगो पार्टी का इनेकाद किया बच्चों गया के साथ, स्पेशल बच्चों के साथ फलक चौहान एंजॉय करिए मैंगो पार्टी, आपको लिए चलते हैं। गर्मियों का मौसम अपने अरूज पे पहुंच गया है और मेरे हाथ में इस टाइम है आम, मैंगो। हर घर में आम ना हो तो गर्मी का मज़ा ही नहीं आता। और आज हम मैंगो फेस्टिवल मनाने के लिए आए हैं एक स्कूल। कुछ नन्हे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो हमारे खुसूसी बच्चे भी हैं, उनको हियरिंग इम्प्लांट भी लगा हुआ है, उनके लिए मैंगो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसके अलावा मैंगो की कौन सी ऐसी डिशेस हैं जो हम अपने घर में बना सकते हैं और बच्चों को बहुत सारी डिशेस की सूरत में मैंगो जो है वो खिला सकते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे पिकी ईटर भी होते हैं, बच्चे नहीं खाते फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो माओं को बहुत ज़्यादा मसला होता है और आगे वैसे भी गर्मियों की छुट्टियाँ आने लगी हैं, तो क्यों ना आज हमने सोचा मैंगो फेस्टिवल भी मना लिया जाए बच्चों के साथ। इसके अलावा बच्चे इस टाइम क्या फन कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे, तो आइए चलते हैं। दिन को मनाने का मकसद एक यही है कि बच्चों में फ्रूट्स वेजिटेबल स्पेशली मैंगो जो है उसकी अफादियत बच्चों को बताई जाए ताकि बच्चे जो है वो आराम से फ्रूट्स को खा सकें। तो अब हमारे साथ मौजूद है मारिया नदीम, उनसे पूछेंगे कि मैंगो की अफादियत क्या है। मारिया, मैं देख रही थी स्कूल में आज मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो
इस दिन को मनाने का मकसद थोड़ा सा तो मैंने बता दिया, बाकी आप बताएं। बेसिकली आज के इस फेस्टिवल में हमने 2 नई रेसिपीज़ को बच्चों में इंट्रोड्यूस कराया है। एक तो हमारे पास मैंगो सालसा सैलेड है और एक मैंगो मिंट स्लश है। मैंगो मिंट स्लश में हमने ये किया है कि मैंगो जूस तो बच्चे पीते रहते हैं, और अगर हम उसमें चिया सीड्स और मिंट का एक फ्लेवर ऐड कर दें तो ना सिर्फ बच्चों के लिए और ग़िज़ाइयत में इजाफा होगा, बल्कि उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो चिया सीड्स की फॉर्म में मिल रहे हैं वो भी उनको मिल जाएंगे। इसी तरह हमारे सालसा सैलेड में जो मैंगो के है हमने वेजिटेबल्स को ऐड किया, यानी कि उसमें कैप्सिकम और टोमेटोज़ और लेमन जूस का एक ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन मैंगो के साथ बनाया, जो एक टैंगी और खट्टा मीठा सा हमारे पास सैलेड तैयार हो जाता है। और मिंट लीव्स उसमें ऐड किए ताकि कुछ नई और मॉडिफाइड रेसिपीज़ के साथ बच्चे जो है वो मैंगो को जो है इंजॉय करें। अच्छा, मैं देख रही थी बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ज़ाहिर है कलर भी एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है बच्चों को, येलो कलर। तो अब मैं पूरा आपसे ओवरऑल पूछूंगी कि मैंगो के फ़वाइद क्या हैं हर उम्र के बच्चे के लिए। अगर हम अडल्ट की बात करें या बूढ़े लोगों की बात करें तो उनको कितनी मिकदार में आम खाना चाहिए एक दिन में? बिल्कुल, मैंगो जो है न्यूट्रिशन से भरपूर एक फल है, इसीलिए उसको किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन ए की जो मिकदार है बहुत ज़बरदस्त पाई जाती है। जिन बच्चों में खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी बच्चों के लिए मैंगो जो है वो बहुत अच्छा होता है, और इसमें विटामिन सी भी है, इट मीन्स आयरन भी जो है बड़ा अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर हर उम्र के लोग जो है इसको इंजॉय कर सकते हैं। इसके वो हाई कैलोरिक फ्रूट कहा जाता है, यानी कि इसमें कैलोरीज बाकी फ्रूट से ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी मिठास हमें बता रही है। थैंक यू सो मच मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। बच्चों से भी हम ज़रा बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको कस्टर्ड पसंद आया, मैंगो स्लश पसंद आया या फिर मैंगो सालसा पसंद आया। तो अभी थोड़ा सा बच्चे ज़रा फ्री हो जाएं, उसके बाद इनसे पूछेंगे। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं 3 बच्चे, लेकिन ये हियरिंग इम्प्लांट के साथ हैं, जो हमारे बहुत स्पेशल बच्चे हैं हमारे लिए भी और हमारे आज के मेहमान भी हैं। तो अब हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, आपका क्या नाम है? और आपका क्या नाम है? रमीन, आपको ये पसंद है? मैंगो पसंद है आपको? अच्छा, आज नाश्ते में क्या खाया था आपने? जूस पिया था। और आपका नाम क्या है? अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको ये पसंद है? ये क्या है? अच्छा है मैंगो। और आपने खाया आज? हमारी आज की ये कोशिश थी कि हम बच्चों को क्यों ना मैंगो की कुछ फ्लेवर से इंट्रोड्यूस करवाएं, जो डिफरेंट डिशेस में भी हम उनको दे सकते हैं, जिसमें आज कस्टर्ड था, मैंगो सालसा था, मैंगो जूस था, इसके अलावा उनके पास मैंगो सैलेड भी थी। जबरदस्त, वेल डन फलक। मैंगो पार्टी तो अपनी जगह, लेकिन स्पेशल स्कूल का जो आपने इसको चूज किया है और यहाँ जाने का जो फैसला था, आई थिंक जबरदस्त और बड़ी अच्छी रिपोर्ट आपने तैयार की। तो आगे बढ़ते हैं और जरा अनवार खेलों का अब जिक्र करते हैं। जेंटलमैन गेम की बात करते हैं, क्रिकेट की, जहां पर भारत की बेवकूफाना और जो हठधर्मी की पॉलिसी है वो खेल के हुस्न को ख़राब करी। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले बहुत से ऐसे इवेंट हैं जिस पर पाकिस्तान को और इंडिया दोनों को शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। हम देख रहे हैं कि अगर एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आता भारत, तो फिर पाकिस्तान की जानिब से भी एक क्लियर स्टांस सामने रखा गया है कि फिर वो भी किसी सूरत इंडिया नहीं जाएंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। और अगर पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलती, उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, वो भी एक सवालिया निशान उस पर भी लग चुका है। बिल्कुल। और अब जो नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बड़े लाजवाब तरीके से पेश किया। नजम सेठी ने ग्रेग बार्कले से सख्त सवालिया अंदाज में कहा है कि भारत में पाकिस्तान जाकर खेला जा सकता है, तो एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भारत पाकिस्तान क्यों नहीं खेल सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बात वाज़ेह की है कि भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलने का इन्हिसार एशिया कप की सूरत हाल पर है। और अगर भारत ने कोई लचक दिखाई और पाकिस्तान के फॉर्मूले पर बात की तो ही मुस्तकबिल का फैसला होगा। तो नजम सेठी ने आईसीसी चीफ के सामने पाकिस्तान के साथ होने वाली जो माली ज्यादतियां हैं उस पर भी बात की है, सख्त अंदाज में पाकिस्तान का मौके पेश किया है, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आईसीसी रैंकिंग में
टॉप पर हैं, तो फिर भी पाकिस्तान को फाइनेंशियल मॉडल में कम हिस्सा दिया गया। पाकिस्तान और भारत के मैच से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो फिर उसका जो मुनाफा है वो भी बराबर का मिलना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, उनसे मजीद बात करेंगे। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है बहुत ही शानदार अंदाज में पेश किया है। हमने देखा ये बहुत ही एक गैर मुतवक्के दौरा था ICC के वफ्द की जानिब से कि उनके खुद अहम अहदेदारान पाकिस्तान में मौजूद थे, और अभी पाकिस्तान की जानिब से जो ICC का वफ्द आया है, भारत जाने के हवाले से कोई गारंटी फराहम नहीं की गई। बिल्कुल अनवार साहब, लग ऐसे रहा है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान की शिरकत जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। स्पोर्ट्स और क्रिकेट में कहा जाता है कि जो मीडिया वाले हैं ये सुबह सुबह ह्यूमन अचीवमेंट्स जो है वो बयान करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं और आप और नबिया इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो खेलों के लिहाज से कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं है जी। एक हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको चले बड़े भाई का अगर हम दर्जा दे दें तो उनको जरा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन भारत बहरहाल अभी तक यही चाह रहा है कि एशिया कप पाकिस्तान में ना हो, एशिया कप श्रीलंका में मुंतकिल कर दिया जाए। नजम सेठी साहब ने एक बिल्कुल सादा सा हाइब्रिड मॉडल दिया था, उस मॉडल में भारत को तो पाकिस्तान आना नहीं था, लेकिन लग ऐसे रहा है कि अब वो हाइब्रिड मॉडल जो है उसमें भी भारत जो है उसने बाकी मुल्कों को अपने साथ मिला लिया और भारत आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो एक कार्ड है जिसका अभी आपने जिक्र भी किया कि अगर भारत एशिया कप में कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है या पाकिस्तान के साथ जिस तरह उसका 13-14 साल से सुलूक रहा है वो करता है, तो फिर पाकिस्तान के पास एक आखिरी कार्ड है कि वो भी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत ना जाए। जाहिर है, देखिए कल मैं भारतीय मीडिया में देख रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा, तो मैं तो कहता हूं कि चले पाकिस्तान को मेजबानी मिली हुई एशिया कप की, पाकिस्तान के बगैर आप एशिया कप करवा लें, लेकिन अगर पाकिस्तान एशिया कप में नहीं होता मुझे नहीं लगता कि एशिया कप होगा। जो एशिया कप के जो टोटल जो आमदनी का जरिया है वो तो पाकिस्तान भारत मैच है, स्पॉन्सर्स देख लें, आप ब्रॉडकास्टर्स देख लें, पूरा इवेंट सब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अगर भारत इंडिया का मैच ही नहीं होगा तो फिर स्पॉन्सर्स इस तरफ आप भी इशारा करें। अच्छा, अब जो स्टोरी है, जैसे कि नजम सेठी साहब ने भी अपना स्टांस बड़ा क्लियरली रखा है, एशिया कप का ऐलान पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाता है, तो पाकिस्तान का फिर क्या स्टांस है, क्या फैसला है? पाकिस्तान में फिर कहीं और नहीं जाएगा, ये बात तय पाई जा चुकी है अब? नहीं नबी, अभी तक अनसर्टेनिटी है कि पाकिस्तान बज़ाहिर तो देखें अभी तक तो मीडिया वॉर ज्यादा चल रही है, भारत की तरफ से भी मीडिया में मुख्तलिफ खबरें फ्लोट की जा रही हैं, पाकिस्तान में भी खबरें फ्लोट की जा रही है। बल्कि अब से 10-12 दिन पहले मैं लंदन में था तो नजम सेठी साहब भी उस वक्त लंदन में थे। खैर मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उस वक्त जो मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी तो सेठी साहब ने यही कहा था कि एशियन मुल्क जो है वो अब मान गए हैं कि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल में पहले पाकिस्तान ने 4 मैचेस रखे थे। पाकिस्तान ने ये कहा था कि पाकिस्तान नेपाल का मैच जो है वो लाहौर में होगा और दीगर 3 मैचेस जो थे वो पाकिस्तान में होंगे। फिर पाकिस्तान का अगला जो प्रपोजल आया उसने कहा कि चलें पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलने के लिए श्रीलंका ट्रेवल कर जाएगा, जो बाकी 3 टीमें हैं श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनमें से जो दो टीमें सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी वो लाहौर में होंगी, तो उनको लाहौर में ही रखा जाए और मजीद 2 मैचेस लाहौर में करवा लिए जाए। लेकिन जय शाह, आपको पता है कि जो अमित शाह जो भारत के वजीर दाखिला है उनके बेटे हैं, तो वो बीजेपी की पॉलिसी को टो कर रहे हैं और बीजेपी की पॉलिसी तो एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तानी पॉलिसी है। तो देखना है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि जी बीसीसीआई ने फैसला कर लिया। बीसीसीआई फैसला नहीं कर सकता, फैसला तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने करना है, और वो कमेटी पाकिस्तान के बगैर उस कमेटी का इजलास भी नहीं होगा। तो देखना है कि गालिबन जो नेक्स्ट मंडे से जो वीक शुरू हो रहा है उसमें कोई ना कोई इसमें डेवलपमेंट होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस बात पे डटी हुई है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता तो फिर पाकिस्तान की टीम भी भारत ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि ये 2 टूर्नामेंट तो चले इस साल हो जाएंगे, लेकिन
25 में फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होना है, अगर भारत इस बार पाकिस्तान नहीं आया तो फिर कौन जमानत देगा कि 2 साल बाद भी भारत पाकिस्तान आएगा। ठीक है, तो भट्टी साहब, आईसीसी की तरफ से जो मौजूदा माली ज्यादतियां हैं वो भी आपको लग रहा है वो भारत की ईमा पर ही हो रही हैं या उसकी कोई और वजह है? किस तरह से हो सकता है? पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है वो एक बहुत बड़ा नाम रखती है, बड़ी टीमों में उसका शुमार होता है, फिर इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के साथ तो ये सलूक हो रहा है, लेकिन कुछ अर्से पहले जो बिग 3 की 3 टीमें थी, भारत को निकालकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी ज्यादा शेयर नहीं मिल रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कुछ अर्से पहले चेयरमैन थे एहसान मानी, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि एक ऐसा मुल्क जिसका पेट पहले ही बहुत ज्यादा खाने से भरा हुआ है, उसको आप मजीद खाना देंगे तो ज़ाहिर है बदहजमी का शिकार हो जाएगा। तो भारत के पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है कि उसको शायद इतने पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन कंट्री लाइक पाकिस्तान जहां पर बहुत सारे मसाइल हैं, और अभी जो हमने प्रेजेंटेशन दी आईसीसी के चेयरमैन और सीईओ को, उसमें भी हमने यही पीसीबी ने बताया कि देखिए, हम अपने जो क्रिकेट के मामलात हैं वो टैक्स पेयर के पैसों से नहीं चलाते। पाकिस्तान की क्रिकेट पीसीबी अपने जराये से जो आमदनी करता है उसके जरिए चलती है, लेकिन जाहिर है ये मसावी तकसीम नहीं है, आईसीसी को इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन मसला वही है ना कि भारत अगर पाकिस्तान कोई ब्लॉक फॉर्म करने की कोशिश करता है, भारत उसको एक सीरीज दे देता है उस मुल्क को, और वो मुल्क भारत की गोद में जाके बैठ जाता है। तो इंटरनेशनली चूंकि हमारी बहुत ज्यादा हिमायत नहीं है, हम आइसोलेशन का शिकार है, इसलिए भारत जो है वो मनमानियां कर रहा है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहने को तो वर्ल्ड बॉडी है, लेकिन वहां भी भारत की डोमिनेंस हमें ज्यादा नजर आ रही है। अच्छा भट्टी साहब, अभी जो भारत है वो किस किस्म के बहाने इस्तेमाल कर रहा है? क्या सिक्योरिटी के मामले पर रीजन दिया गया है या कोई दीगर मामले है या कोई और जस्टिफिकेशन दी गई है भारत की जानिब से ना आने की वजह? अच्छा नबिया और अनवार, आप लोग चूंकि पॉलिटिकल सेगमेंट भी करते हैं, तो भारत ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और चालाकी वाला जो नुक्ता सामने रखा है, वो कहता है कि जी मुमकिन तौर पर अक्टूबर में पाकिस्तान में इलेक्शन है, ठीक, तो लिहाजा अगर सितंबर में एशिया कप पाकिस्तान में करवाया जाता है, 4 या 6 मैचेस जो भी हैं, तो पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल होगा, वो अच्छा माहौल नहीं होगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट मैचेस करवाए जाए। एक तो भारत ने ये नुक्ता रखा है। दूसरा जाहिर है इस वक्त जो हमारी सिक्योरिटी सूरत हाल है, आए दिन हम सुनते हैं कहीं कोई वाकया हो गया, कहीं छोटी मोटी कोई वारदात हो जाती है, तो उन्होंने सिक्योरिटी रीजन भी रखा है। लेकिन मसला वही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान आना नहीं चाहता, पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार नहीं है, सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है। लेकिन देखें, बार बार हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान एशिया कप वर्ल्ड कप में नहीं गया तो पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे। ये आईसीसी का कानून मौजूद है कि अगर कोई भी हुकूमत, मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत जाने के लिए एनओसी सिक्योरिटी रीजन से नहीं देता, क्योंकि हमें भी तो भारत में खतरात है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। साहब 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी फिर खटाई में पड़ गया। अगर भारत अभी नहीं आ रहा है तो फिर 2025 में भी नहीं आएगा। तो भारत की इंटेंशंस तो फिर यही है ना कि जो क्रिकेट के दरवाजे हैं या जो इवेंट्स हैं वो पाकिस्तान में बंद कर दिए जाए, कोई भी यहाँ पर ना आए। बिल्कुल नबिया, असल तो वो ये चाहते हैं कि देखें 2008 में आखिरी बार एशिया कप खेलने भारत की टीम कराची आई थी, उसके बाद भारत की बेतहाशा टीमें जो है मुख्तलिफ खेलों की वो पाकिस्तान आती नहीं है, लेकिन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2013 में भारत में एक मुख्तसर T20 और वनडे सीरीज खेली थी, उसके बाद से तो बायलैटरल सीरीज दोनों मुल्कों के दरमियान हो नहीं रही। तो ये किस तरह हो सकता है कि अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो पाकिस्तान टीम भारत में महफूज है। देखिए, सिर्फ क्रिकेट टीम की बात नहीं है, पाकिस्तानी साफी भी तो भारत ट्रेवल करेंगे, पाकिस्तानी तमाशाई भी भारत ट्रेवल करेंगे, सबको सिक्योरिटी चाहिए। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। मेरे ख्याल में अगले 10 से 12 दिन में ये सिचुएशन वाजे हो जाएगी। ठीक है, तो भट्टी साहब, लेकिन अभी जब मैं और आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी जी ठीक है। तो भट्टी साहब, श्रीलंका तो पाकिस्तान के दोस्तों में शुमार होता है, तो आपको क्या लगता है जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है इस वक्त श्रीलंका में, श्रीलंका को भी ऐसा फैसला करना इसीलिए पड़ा है? देखिए, भारत का जो मसला है साहब, भारत ये करता है कि जो भी मुल्क जिसको भारत अपने साथ मिलाना चाहता है उसके साथ एक मुख्तसर T20 या वनडे सीरीज खेल लेता है।
भारत के साथ सीरीज खेलने का मकसद मतलब ये है कि उस मुल्क को, जिस मुल्क के साथ भारत सीरीज खेलता है, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स टेलीविजन राइट्स के जरिए मिल जाते हैं। अब आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान को तो अभी हमने रमजान के फर्स्ट वीक में 3 T20 मैचेस की सीरीज दी शारजा में, बल्कि हमने कमजोर टीम भेजी जो अफगानिस्तान ने वो T20 सीरीज भी जीत ली। लेकिन आज अफगानिस्तान भी सुनने में ये आ रहा है कि भारत के साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान अलग हो गया है, बांग्लादेश जो है वो भी भारत के साथ मिला हुआ है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी अगर मीटिंग भी बुलवाई जाती है तो पाकिस्तान को तो बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने का इम्कान बहुत कम है। तो भट्टी साहब, क्या फिर आप फ्यूचर देख रहे हैं? अगर पाकिस्तान का ये फैसला होता है, पाकिस्तान एशिया कप में शिरकत नहीं करता है, तो क्या उसका नुकसान होता है? फिर क्या हम इसी तरह इंतजार में लगे रहेंगे, भारत इसी तरीके से प्रोपेगेंडा करता रहेगा अगेंस्ट अस? देखिए, ये तो भारत का तो एक पुराना वतीरा है कि पाकिस्तान को जहां नुकसान पहुंचाना चाहता है वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मसला वही है कि लीगल ऑप्शन तो पाकिस्तान के पास खुले हुए हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर पाकिस्तान एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि ये टूर्नामेंट होगा, क्योंकि स्पॉन्सर जो है वो पुल आउट कर जाएंगे, ब्रॉडकास्टर कहेंगे पाकिस्तान के बगैर हम टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। तो ये इतना आसान और सादा मामला नहीं है जितना भारतीय मीडिया इसको जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक मेरे ख्याल में सिचुएशन काफी गंभीर है। ठीक है, तो इसमें तमाम मामले में आईसीसी का रोल आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि यही तनकीद की जाती है आईसीसी पर भी कि बहुत ज्यादा उजारादारी है बीसीसीआई की आईसीसी पर, बल्कि कई लोग तो सोशल मीडिया पर आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही कह रहे हैं। बिल्कुल, देखें, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि आईसीसी में भी इजारादारी तो भारत की है। भारत जो चाहता है वो करने में कामयाब हो जाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आईसीसी चूंकि उसका वर्ल्ड कप होना है, लिहाजा वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान का इंडिया ट्रेवल करना ये भारत के लिए टूर्नामेंट की कामयाबी की जमानत है। एशिया कप तो चले छोटा टूर्नामेंट है, अगर पाकिस्तान भारत नहीं जाता तो वर्ल्ड कप जो है उसका मजा भी किरकिरा हो जाएगा। और हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप खेला जाएगा। आप देखें ना, अब टूर्नामेंट शुरू होने में एशिया कप में और वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अभी तक दोनों टूर्नामेंट की शेड्यूल अनाउंस नहीं हो सके, डेट्स अनाउंस सिर्फ हो सकी हैं। लिहाजा अभी तक मामला जो है वो काफी गंभीर है। लेकिन नजम सेठी साहब अभी तक तो डटे हुए। अब कल क्या होगा ये कुछ कह नहीं सकते। मेरे ख्याल में अगर इसी तरह सेठी साहब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एशिया कप में पार्टिसिपेट ना करने का फैसला करें, अगर पाकिस्तान का मॉडल एक्सेप्ट नहीं होता, तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोग हैं वो भी पीसीबी के साथ खड़े होंगे। हमारी कोई प्राइड भी है ना। देखिए, क्रिकेट तो चंद घंटे का खेल है, उसके बाद खत्म। पाकिस्तान की जो प्राइड है उसके ऊपर मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। बैक वंस अगेन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की इकॉनमी जो माशी सूरत हाल है उस हवाले से बात करते हैं। तो IMF स्टाफ लेवल मुआहदे की जानिब बढ़ने के लिए 3 मुतालबात पर रुका हुआ, जिनमें ज़र मुबादला की इंटरबैंक और जो आज़ाद मंडियों के शराय तबादला है उसके दरमियान फ़र्क ख़त्म करना, गुज़श्ता और रवा माली साल के नजरे सानी शुदा बजट का फ्रेमवर्क फराहम करना और बैरूनी फाइनेंसिंग का एहतमाम करना शामिल है। बिल्कुल, और सूरत हाल की पेचीदगी का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF के चीफ से उनकी 1 घंटा गुफ्तगू हुई। और जाहिर सी बात है जिसका मौजू पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात में IMF प्रोग्राम की जल्द बहाली के सिवा कुछ और नहीं हो सकता। तो अब IMF के साथ नए मामला सामने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने 9वां जायजा नामुकम्मल छोड़ने का फैसला किया है। अब नए बेल आउट पैकेज पर बात की जा रही है। शहबाज शरीफ ने IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान फॉलो अप बेल आउट पैकेज की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। और पाकिस्तान का मौजूदा जो $6.5 बिलियन का प्रोग्राम है वो गुज़श्ता 7 माह से पटरी से उतरा हुआ और ये 30 जून को खत्म हो रहा है। बिल्कुल, ये डिटेल्स भी इसके साथ साथ सामने आ रही हैं कि IMF के सरबराह ने एक और IMF पैकेज की जरूरत के बारे में वज़ीर आज़म के ख्यालात का मुस्बत जवाब दिया। और सिफारती ज़राए और आलमी मालियाती थिंक टैंक्स के मुताबिक आइंदा माली साल में
25 अरब डॉलर का कर्जा वापसी और डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को IMF का नया पैकेज लेना पड़ेगा। तो एक तरफ पाकिस्तान में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हम देख रहे हैं पहुंच चुकी है। कल डॉलर को पाकिस्तानी रुपए ने अच्छा झटका दिया और डॉलर 12 रुपए सस्ता हुआ, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि महंगाई की खबरें भी सामने आ रही हैं, साथ ही साथ कुछ चीजों के रेट भी हम देख रहे हैं कम हो रहे हैं। तो एक मिला जुला जो एक ही सीक्वेंस है ना, वो इस वक्त उम्मीद तो ये की जा रही है कि आवाम को कितना से रिलीफ मिले। पेट्रोलियम खुर्दनी तेल है और अब LPG सिलेंडर है, तो उसकी भी कीमत में 438 रुपए कमी हो चुकी है। इकोनॉमी की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हम मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 9वां जायज़ा तो मुकम्मल हुए बगैर ही ख़त्म हो चुका है, तो ये 9वें जायज़े पर हम देख रहे हैं मुकम्मल क्यों नहीं हुआ और इसके पाकिस्तान पर क्या असरात हुए हैं या क्या असरात होंगे? देखिए, महसूस ऐसा कर रहा हूं कि हुकूमत ने ये सोचा कि 9th रिव्यू को कंप्लीट कर कोशिश ये है कि एक ऐसा बजट आए जो बजट हो, जो इलेक्शन का बजट हो। IMF ये चाहेगी कि एक माशी बजट हो, और यहाँ पे एक वो नेचुरल सा, एक कुदरती सा टकराव नजर आता है वजारत खजाना और IMF के दरमियान। ये साल तो गुजर जाएगा, जून की 30 तारीख तक बताया जा रहा है कि जो हमारी मजमूई अदायगियां हैं वो कोई 3.7 अरब डॉलर की हैं, और खजाने में कोई लगभग 4 अरब डॉलर पड़ा है, और चीन की तरफ से इशारा ये आ रहा है कि उनका कोई 2 बिलियन डॉलर का लोन जो है वो रोल ओवर में चला जाएगा। लेकिन जो अगला माली साल है उसमें जो जिसको हम कहते हैं ग्रोस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी कि जो मजमूई अदायगियों की हमें जरूरत होगी वो कोई 41.8 अरब डॉलर की। तो मेरे ज़हन में तो IMF के अलावा और कोई मुतबादिल नजर नहीं आता अगले माली साल के लिए। ठीक, तो अच्छा। एक नया पैकेज IMF के साथ निगोशिएट करना होगा जो पहले पैकेज से बहुत बड़ा होगा, और उसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव भी सामने नहीं। ठीक, तो अब हुकूमत शायद ये सोच रही है कि नेक्स्ट पैकेज कोई नई हुकूमत निगोशिएट करे, कोई इंटरिम गवर्नमेंट निगोशिएट करे, ज्यादा सख्त शराइत होंगी। कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी जो मुश्किल वक्त है इज अहेड ऑफ अस, वो अभी हमारे मुस्तकबिल में है। माजी में जो मुश्किलात हमने देखी हैं वो डॉक्टर फारूक, जो कंडीशंस रखी गई हैं, जो 3 मुतालबात IMF ने सामने रखे हैं, जिनका जिक्र भी मैंने आपसे कुछ देर पहले किया है, पाकिस्तान ये तीनों मुतालबात पूरी करने की इस वक्त कंडीशन में है? हमारी पोजीशन है ऐसी? देखिए, अगर गौर से फोकस करें तो जो प्रोग्राम जिसका 9th भी रिव्यू में जा रहा था वो 2019 में प्रोग्राम निगोशिएट किया गया था, और मैं नहीं समझता हूं कि IMF की तरफ से कोई नई शराइत उसमें ऐड की गई है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान नए बेल आउट पैकेज की बात कर रहा है। इस हवाले से वजीर आजम ने भी IMF MD से बातचीत की है, तो कहा तो यही जा रहा है कि पाकिस्तान को जल्द किस्त मिल जाएगी। किस्त तो बात खत्म हो गई ना। वो जो प्रोग्राम, जो 23वां प्रोग्राम था जो 2019 में नेगोशिएट किया गया था, उसको मैं समझता हूँ हुकूमत ने अलविदा कर दी। तो किस्त को तो आप भूल जाएं, वो जून की 30 तारीख को वो वाला प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नए प्रोग्राम की। तो नए प्रोग्राम को पाकिस्तान की तरफ से कौन लीड करेगा, उस वक्त कौन सी हुकूमत होगी, ये वाज़ेह है कि IMF की शराइत भी सख्त होंगी, और पाकिस्तान को जो नया प्रोग्राम चाहिए होगा वो पहले प्रोग्राम से कहीं बड़ा प्रोग्राम चाहिए। ठीक, तो डॉक्टर फारूक, आइंदा माली साल में 25 अरब डॉलर का कर्जा वापसी और फिर डिफॉल्ट से भी बचना है। पाकिस्तान को IMF का जो नया पैकेज है वो तो लेना पड़ेगा, ये बात तो तय है, मगर बात आगे बढ़ेगी तो फिर कुछ होगा ना? जी, दुरुस्त कह रही हैं। हमारी तरफ से कुछ इकदामात पाकिस्तान की तरफ से करने होंगे। अभी मामला ये है कि जितने भी माशी फैसले किए जा रहे हैं वो सियासी बुनियादों पर किए जा रहे हैं, वो माशी बुनियाद पे नहीं किए जा रहे। यहाँ पे तरजीह है कि इलेक्शन आने वाला है और पब्लिक को किस तरह रिलीफ दी जाए, जबकि कि हुकूमत के पास मैं समझता हूँ जो रवा माली साल है उसमें कोई 5,500-6 हज़ार अरब का जो बजट का खसारा होगा। यानी कि हुकूमत तो ऑलरेडी खसारे में है, लेकिन सोच ये है कि किस तरह रिलीफ दी जाए।
ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, कुछ हुकूमती वज़रा के बयानात भी सामने आए थे जब IMF से मुआहदा नहीं हो पा रहा, स्टाफ लेवल का भी नहीं हो पा रहा, और अब आप भी ये कह रहे हैं कि अब ये 30 जून को तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर एक नया बेल आउट पैकेज उस पर बात की जाएगी। तो कुछ हुकूमती वज़रा ने ये कहा कि प्लान बी भी मौजूद है हमारे पास। तो आपको लगता है कि IMF के अलावा भी पाकिस्तान के पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं? जी, असल सवाल यही बनता है, सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तकलीफ दे वक्त से गुजर रही है। जिस चीज का फुकदान नजर आता है वो रोड मैप का है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। क्या हुकूमत के पास कोई मंसूबा है, क्या हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली है? अगर हुकूमत ये कह रही है कि उनके पास एक प्लान भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर मेरा मशवरा ये होगा कि उस प्लान को वो सरमायाकारों के साथ, वो मार्केट्स के साथ शेयर किया जाए। बताया जाए कि हमारे पास एक मुतबादिल हिकमत अमली मौजूद है, लेकिन जब तक वो मंसूबा जो है वो पब्लिक नहीं किया जाएगा, वो अवाम के साथ, वो मार्केट के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त तक आप सोचिए कि मार्केट्स भी वॉलेटाइल रहेंगी, बहुत तेजी से गिरेंगी या बहुत तेजी से चढ़ेंगी, उनमें वॉलेटिलिटी रहेगी जो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अभी आप किस तरह से देख रहे हैं, महंगाई की बुलंदतरीन सतह है, साथ साथ मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में भी वाज़ेह कमी हो रही है, डॉलर का रेट भी कम हुआ इंटर बैंक में, लेकिन अगर हम ओपन मार्केट की बात करें वहां पर रेट वही मौजूद है, डॉलर मिल भी नहीं रहे हैं। जी, उस हवाले से मैं समझता हूं कि एक अच्छा कदम उठाया गया है स्टेट बैंक की तरफ से, जो क्रेडिट कार्ड की डॉलर की ट्रांजैक्शंस थी उसको वो ओपन मार्केट से ले गए हैं इंटर बैंक के ऊपर, जिसके नतीजे में जो प्रेशर है ओपन मार्केट के ऊपर कम हुआ है, और उसके नतीजे में ओपन मार्केट में हमने देखा कि रुपया जो है वो काफी स्ट्रांग हुआ है। तो ये दिस वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें कम की गई हैं, वो मैं समझता हूं कि एक सियासी फैसला है। आलमी मंडियों में अप्रैल के महीने में तो $72 का बैरल था, आज भी $72 का बैरल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। इंडिया बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें पाकिस्तान से ज्यादा हैं, तो एक सियासी फैसला है जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि एक माशी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की जाती है तो फिर उसकी कंजम्पशन जो है, खपत पाकिस्तान में बढ़ जाएगी, और हमारे पास डॉलर्स जो हैं खजाने में मौजूद नहीं है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल तो हमें इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में उसकी एक कीमत चुकाना पड़ेगी, शॉर्ट टर्म में शायद ये सियासी फैसला है पब्लिक को, आवाम को रिलीफ देने का। डॉक्टर साहब, इस वक्त आप हुकूमती तरजीहात या फोकस या कुछ एफर्ट्स देख पा रहे हैं बजट में? कोई आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? ज्यादा ऑप्शन तो नहीं है हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए, ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कुछ बजट तजावीज जो कि आप देना चाहें? देखिए, इस वक्त तो सभी से जो फोकस है, जो तरजीह है, वो सियासत ही लगती है। जो नॉर्मल ममालिक हैं उनमें 3 किस्म की पॉलिसीज वक्त चल रही होती हैं। उसमें सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जा रही होती है, उनमें माशी पॉलिसी बनाई जा रही होती है, और उनमें सियासत हो रही होती है। हमारे यहाँ लगता है सिर्फ सियासत ही सियासत है, ना सिक्योरिटी पॉलिसी कोई सामने आ रही है, ना कोई माशी पॉलिसी सामने आ रही है, ना वजारत खजाना की तरफ से कोई रोड मैप बताया जा रहा है कि उनके पास मंसूबा क्या है, मुल्क में जो माशी चैलेंजेस हैं उसमें से मुल्क को बाहर निकालने की क्या हिकमत अमली। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर फरूख सलीम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के बानी एलन मस्क के हवाले से, जो एक बार फिर से दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। और यहाँ पाकिस्तान की कोशिश ये है कि IMF से किसी तरह से $1.1 अरब का जो पैकेज है वो किसी तरह से ले लिया जाए। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि जो लग्जरी मसनूआत बनाने वाला ग्रुप है जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड, वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स थे, और रिपोर्ट के मुताबिक उनकी दौलत में भी स्टॉक नीचे आए हैं, तो उनके बाइस अब एक बड़ी कमी दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एलन मस्क की जो दौलत है नाज़रीन, वो आपके साथ शेयर करते हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे एक लम्हे के लिए। $1.92 अरब, जबकि जो बर्नार्ड आर्नोल्ड थे उनकी दौलत का जो हजम है वो $1.87 अरब है। दुनिया के अमीर तरीन जो लोग हैं
उनके जो असासे हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। दोनों की दौलत में अब सिर्फ $5 अरब का फर्क है। अनवार, सिर्फ $5 अरब, सिर्फ $5 अरब का कोई बड़ी अमाउंट नहीं है ये तो इनके लिए नहीं है बिल्कुल, क्योंकि गुज़श्ता साल दिसंबर में एलन मस्क अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी जो कि बहुत फेमस है टेस्ला के शेयर्स गिरने के बायस वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स नहीं रहे थे और उनकी जगह बर्नार्ड आर्नोल्ड ने ले ली थी। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल एलन मस्क की दौलत में 55 अरब 30 करोड़ डॉलर से ज़ायद का इजाफा हुआ है और इसकी एक अहम वजह है कि जो टेस्ला के शेयर्स हैं उनकी कीमत में 66% इजाफा हुआ है। और टेस्ला के अलावा जो 51 साला एलन मस्क हैं वो रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स और न्यूरालिंक के सरबराह भी हैं। बिल्कुल, और जो न्यूरालिंक है ये एक स्टार्टअप है जो वो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस तैयार क्या कुछ तैयार किया जा रहा है, काम हो रहा है किसके, और हम यहाँ पर जो है वो अपने सियासी मामलात में उलझे हुए हैं। बड़े दुख की बात है, अच्छी खबरें भी जब दुनिया भर से आती हैं तो यही महसूस करते हैं कि पाकिस्तान भी काश इस मैदान में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, मेडिकल में इतना आगे होता। और देखें ट्विटर भी उनके पास है और जो भी स्पेस के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वो भी वही देख रहे हैं। और जो हम ये एक नई मशीन की बात कर रहे हैं जो कि बैंडविड्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस तैयार किया जा रहा है। अब एलन मस्क क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि एआई के बाद जो मुकाबला है वो बहुत सख्त हो चुका है, तो जो मुकाबला है वो किस तरह से किया जाएगा। ट्विटर भी उन्हीं के पास है, तो ऐसा लग रहा है कि जो दुनिया की अमीर तरीन शख्स हैं वो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं हर तरीके से। बिल्कुल, आप भी इस पे सोच विचार कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन नेओ पाकिस्तान, और लास्ट सेगमेंट है प्रोग्राम का और आपकी हेल्थ के हवाले से डिज़ाइन किया गया है। गर्मी का शदीद मौसम है, ऐसे में जो लोग घर से बाहर निकलते हैं वहाँ ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग बाइक पर सफ़र करते हैं। बाइक पर सफ़र करने के बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं, गर्मी, लू, फिर जो गर्द हमारे यहाँ जो गर्द होती है वो भी आंखों में डायरेक्टली जारी होती है, तो मर्दों को इस तरीके से नुकसान पहुँचता है। अगर ख़वातीन की बात की जाए तो कॉन्टेक्ट लेंस जो होते हैं या जो कॉस्मेटिक लेंस होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी केयर प्रॉपर नहीं की जाती उस तरीके से, इसलिए खवातीन को अक्सर इन्फेक्शन होता है। और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे चूंकि हमारे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ऑन गैजेट्स, तो बच्चों की जो आई साइट्स हैं वो बहुत मुतासिर होती हैं। तो आज इन मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं बच्चों से ही आगाज करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं, फूल होते हैं, और कुछ हमारी भी कोताहियां होती हैं कि हमने उनको गैजेट्स और फोन दे दिए, जिसकी वजह से हम देखते हैं बहुत कम उम्र बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं। कैसे बचा सकते हैं? देखें, ये असल में जेनेटिक है। माँ बाप को अगर ग्लासेस लगे हुए हैं तो ज़ाहिर है कि बच्चे को चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक हॉस्पिटल में कुछ अर्सा पहले करता था, वहाँ मैंने ये स्टार्ट किया था कि नर्सरी में जो भी बच्चा पैदा होगा उसे नर्सरी में मैं जाके डे 1 पे उसे चेक करता था। तो बच्चों को डे 1 पे चेक कराना चाहिए, और फिर एट द एज ऑफ 6 मंथ, 1 ईयर, और अगर माँ बाप में से किसी को ऐनक लगी हुई है फिर तो तमाम बच्चों को चेक कराना। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हमने जीन्स का जिक्र किया और ब्रेक में भी हम जिक्र करते कि अगर ये जेनेटिकली है तो फिर बच्चों में ये चीज ट्रांसफर तो होगी, लेकिन कुछ बचने के लिए भी तो एहतियात हम कर सकते हैं ना। अगर होगी तो चलें, जितना डिले हो सकता है उसमें। हाँ, नहीं, बचने के लिए फिर काउंसलिंग है कि अगर जब हम शादी करते हैं तो ऐसा हो कि दोनों माँ बाप को ऐनक ना लगी हो। ठीक है। लड़की को भी ना हो, लड़के को भी, लड़की दोनों में से किसी एक को हो। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसका स्टार्ट ले सकते हैं। अगर दोनों को लगी हुई है ऐनक माँ बाप को, तो फिर बच्चे में नजर कमजोर होना बहुत कंफर्म हो जाता है। ठीक कंफर्म है। तो ये जो आजकल जो गैजेट्स वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मोबाइल फोन, स्क्रीन टाइम एक बहुत ज्यादा बच्चों का, वो कितना फिर इम्पैक्ट रखता है? देखें जी, 2 चीजें इसमें हैं। एक तो है कॉर्निया जो हमें दिखाता है, और एक है आंख के अंदर लेंस। तो कॉर्निया और लेंस हैं। कॉर्निया जो है फिक्स है और ये जेनेटिक है। लेंस भी जेनेटिक होता है, लेकिन लेंस को हम बचा सकते हैं। अगर हम बच्चा बहुत ज्यादा नियर विजन है उसकी, तो लेंस की शेप चेंज हो जाती है।
जैसे गैजेट का आपने कहा, तो गैजेट अगर बच्चे के हाथ में दे दिया, या बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है, वो नजदीक रख के पढ़ता है, किताब पढ़ता है, उससे नजर ही नहीं उठाता, तो उसका नंबर भी इंक्रीज होता जाता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बड़े बचपन से हमने सुनी है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बड़े ऑर्गेनिक फूड खाने वाले लोग थे, चलने फिरने वाले लोग थे। हम लोग शायद उस तरह से जंक फूड में ज्यादा हैं। गाजर नजर को तेज करती है, आंखों को सेहतमंद करती है, जैसे लिवर है खून बनाता है, लहसुन है दिल की बीमारियों के लिए, इस तरह मुख्तलिफ चीजें जो है मुख्तलिफ ऑर्गन्स को फायदा देती हैं। तो ये क्या सिर्फ जो गाजर है ये मिथ है या वाकई हमारी बनाई के लिए? ये मिथ है, लेकिन इसमें विटामिन ए है। विटामिन ए जो है वो आज किसी का टोटल ब्लॉक कर दें कि उसे विटामिन ए नहीं देना, तो 5 साल के लिए स्टोर है बॉडी में। तो मेरा नहीं ख्याल कि गाजर जो है वो इसमें कोई इसका इफेक्ट ऐसा है। लेकिन जिन लोगों में विटामिन ए कम है वो खा सकते हैं, लेकिन अगर उसे ग्लासेस लगे हुए हैं, सौंफ खा ले, 4 मगज खा ले, कुछ भी खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस पे किसी ने रिसर्च भी नहीं की ना, एक डॉक्टर के पास में जाना ये कर लेना है। ठीक। और बच्चों की आंखों का जो टेढ़ापन है वो भी एक कॉमन मसला है। टेढ़ापन जो कॉमन मसला है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम नजर की कमी होती है। नजर कम होती है, एक आंख की ज्यादा कम है, एक की उससे जरा कम। तो जो ज्यादा जिसमें डिफेक्ट है ना, वो आंख टेढ़ी हो जाती है। अच्छा ठीक है। तो कुछ समटाइम मसल का भी मसला है, तो ये तो चेक करने से है कि बच्चे को आप जो ही आंख टेढ़ी खुदा न खास्ता महसूस करें, ठीक है, आप चेक कराएं। और मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, जी बच्चे की आंख टेढ़ी है, इसके रिलेटिव्स जो हैं बच्चे के हमारे घर मिलने आए थे, उन्होंने कहा जी बच्चे की आंख टेढ़ी है, इसे चेक कराएं। तो सम टाइम ये सूडो भी होता है। ठीक है। देखने वाले को लगता है कि ये टेढ़ी है, लेकिन आई स्पेशलिस्ट कहता है कि नहीं, दोनों आंखें स्ट्रेट है। ठीक है। और चेकअप ड्यूरेशन आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए, कितने अरसे बाद चेकअप के लिए आना चाहिए बच्चों को लेकर? मैं समझता हूँ कि डे 1 पे चेक कराएं बच्चे को, बहुत जरूरी है। ठीक, बहुत सी चीजों को पता चल जाता है। नंबर 2 1 ईयर, और फिर स्कूल जाते हुए, फिर क्लास 5 में, फिर क्लास 8, फिर 10। ठीक है। उसके बाद तो बच्चा खुद बताने के काबिल हो जाता है। और बहुत से बच्चे जो है ना, वो डर के मारे घर में नहीं बताते कि उनकी नजर कम है, उन्हें बोर्ड से नजर नहीं आ रहा। बोर्ड से जब उसे नजर नहीं आता, वो साथ वाले का लिखता है, साथ वाला उससे छुपाता है। इसी तगोदौ में टीचर जब पिक कर लेता है ना कि ये बच्चा जो है ये तंग कर रहा है, तो वो उसे लेबल कर देता है कि ये ना तो खुद काम करता है, ना साथ वाले को करने दे, ये नालायक है, ये शरारती है। हालांकि उसकी नजर कम होती है और उसे बोर्ड नजर नहीं आता। इसके लिए जो हमारा एक स्टैंडर्ड चार्ट है डेवलप किया हुआ, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ना आइडिया अपना जो है ना उसमें लगाया है। मैंने उसमें परसेंटेज कर दी है, और उसे उस चार्ट से नजर चेक करना बहुत आसान है। ठीक है। तो ये चार्ट मैं स्कूल्स में, हमारी सोसाइटी जो है स्कूल्स में टीचर्स को ट्रेन करते हैं हम, और विद इन ए डे वो टीचर अपनी पूरी क्लास को चेक कर लेती है। ठीक है। जिन बच्चों की नज़र कम होती है उनको हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, या मैं खुद भी जाता हूँ, तो हम जाके उन्हें ग्लासेस का नंबर दे देते हैं। ठीक है। तो ये मैंने एक चार्ट जो है, जी, ये आपने अक्सर देखा होगा, जब भी आप जाएंगे इस चार्ट को डॉक्टर के पास ये देखेंगे, तो इस जो न्यूमेरिकल हैं वो अगर आप किसी को बताएं तो किसी को पता नहीं चलेगा जी इसकी नज़र में कितनी कमी है। तो मैंने अवेयरनेस के लिए, जैसे आपने एलन मस्क की बात कर रहे थे अभी आप, तो ये इजादात जो होती हैं ना, वो किसी एक बंदे का विरसा नहीं है। वो इजादात पे इजाद, फिर अगला कोई बंदा उसमें इनोवेटिव आइडिया डालता है, फिर डालता है। ऐसे मैंने जो इनोवेटिव आइडिया डाला है ना, मैंने हर लाइन के साथ परसेंटेज दे दी। ठीक है। इस चार्ट को 20 फुट के फासले से एक आंख को बंद करके पढ़ना है। ठीक है। अब जितनी लाइन पढ़ेगा, फर्ज करें वो लाइन 2 तक पढ़ा है उसने, तो इसका मतलब है उसकी नजर है 25%। अगर उसने लास्ट लाइन पढ़ ली है तो वो 100% है। इन बिटवीन परसेंटेज है। ठीक है। अब किसी को ये पता चल जाए कि उसे एक आंख से 25% नजर आ रहा है और दूसरी से 55% आ रहा है। ठीक है। तो ये एक अवेयरनेस आ गई, वो बच्चा या वो बड़ा, वो घर अपने आप को किसी न किसी हॉस्पिटल, किसी आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाएगा। ठीक है। और इस अवेयरनेस से उसे फायदा होगा। तो ये चार्ट हमारे जो हैं, ये स्कूल्स में, बहुत से स्कूल्स में लगे हुए हैं। ये बल्कि मैंने ट्रैफिक वालों को भी जाके ना, अच्छा, जो लाइसेंस अथॉरिटी है ना, उनको भी दी है मैंने। ठीक है। क्योंकि अक्सर वो
साइन करवा के आ जाते हैं, आई साइट 100%। मैंने उन्हें कहा कि जिस पे आपको शक हो ना उसे खड़ा करें 20 फुट पे और ये पढ़ाएं, आपको पता चल जाएगा। तो ये चार्ट जो है ये तमाम स्कूल्स में होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी है। और जो माँ बाप कंसर्न है कि मेरे बच्चे की नजर खराब है, वो हमसे लें, ये चार्ट फ्री में लें और घर में लगा के आने जाने वाले बच्चों को भी, अपने बच्चे को भी चेक। ठीक है, चूंकि डॉक्टर साहब टाइम का मैं सवाल पूछना चाहूंगी मर्द खवातीन और बच्चों के लिए भी कि हर शख्स चाहता है कि वो ऐनक फ्री हो जाए, ग्लासेस फ्री हो जाए। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है बाहर, तो उसकी बहुत ज्यादा हम प्रैक्टिकल वो उसके रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीजें अब हो रही हैं। मुझे बताएगा कि जो लेजर ट्रीटमेंट है ये कितनी फायदेमंद है, खासकर बच्चों के लिए? लेजिक वॉश भी और लेजर ट्रीटमेंट ग्लासेस फ्री होने के लिए। ग्लासेस फ्री होने के लिए देखें 18 साल की उम्र तक आप नहीं कह सकते कि नंबर किस डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा। एटलीस्ट 18 की एज में हो और 1 साल के लिए नंबर में कोई तब्दीली ना हो, तो आप लेजर करवा सकते हैं। ठीक है। माइनस का नंबर जिन लोगों का है, 85% लोगों का नंबर माइनस में होता है और % का प्लस में होता है दूर के लिए। ठीक है। लोग ये समझते हैं कि दूर माइनस है, नजदीक प्लस है, तो उसे आप लेजर से ट्रीट। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैप्पी वीकेंड, जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफिज।